आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी, नया चैप्टर आएगा हमारे पास एक, जिसका वन शार्ट लेकर के आए हैं। यूनिट 7 है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का वन शार्ट रहेगा। और इसके अंदर हम टॉपिक को पहले ऑलरेडी नहीं पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ी थ्योरी ज़्यादा होगी यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि नहीं पढ़ाया हुआ है तो इसलिए यहाँ थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा देंगे टाइम, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से चैप्टर का लेक्चर थोड़ी लेंथी रह सकता है। अदरवाइज अगर पढ़ाया होता तो फिर हम जस्ट क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फोकस करते, तो यहाँ टॉपिक को भी करना ज़रूरी है इसलिए। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के क्लासिफिकेशन, जो सॉलिड के अंदर एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस किस तरह अरेंज हुए हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरह अरेंज हुए हैं, इस बात को समझने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर, कि उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है। इस चीज़ को समझने के लिए जब हम एक्स रे डायफ्रैक्शन का मेथड यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट किस तरह की है पार्टिकल की, तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने यहाँ पे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की है। तो बात करते हैं अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमारे पास जो 3 तरह के क्लासिफिकेशन के सॉलिड्स के अंदर दिए हुए हैं, एक तो हमारे पास क्रिस्टलाइन रहेगा, फिर आगे टाइप्स इसके और दूसरे जो है ना पॉलीक्रिस्टलाइन है, पॉलीमर्स सॉलिड्स बनते हैं, फिर साथ ही साथ एमॉर्फस सॉलिड्स, ये बातें करेंगे। तो आ जाएं बिना टाइम जाए हुए। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहेगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में हो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल विजिट करें, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। अच्छा, बात करना चाह रहा था कि ये जो पार्टिकल्स, ये जो यहाँ पे थ्योरी सारी दी है, मैंने इस थ्योरी को ऐसा लिखा है, इसके बाद आप बुक की रीडिंग करोगे तो इजी लगेगा, लेकिन एट द एंड इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती है, पेपर के लिए भी टाइम कम है। लेकिन इन तीनों में फ़र्क आसानी से जहन में बिठाने के लिए आखिर में मैं आपको हिंट और एक साथ एक ट्रिक बताऊंगा, यानी कि किस तरह याद करना है तीनों को कंपेयर करके। बस सिर्फ वही याद कर दीजिए, बाकी सारी आपकी थ्योरेटिकल बातें हैं, जब आप ये सब पढ़ोगे तो वही खुद ब खुद जहन में आ जाएगी। तो सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसा सॉलिड जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट हो पार्टिकल की। जैसे मैंने यहाँ पे कोई आयनिक क्रिस्टल बनाया है, जैसे हम NaCl आयनिक है, तो इस क्रिस्टल को, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे ये तरतीब से अरेंजमेंट हुई है, तो इसका मतलब रेगुलर अरेंजमेंट रहेगी इन सॉलिड्स के अंदर, एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की। समझ गए सर। शार्प क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब क्या है कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे बच्चों, ये एक खास डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं। दूसरी डायरेक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करें तो मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह लेयर्स बने हुए हैं, एक लेयर ये दिखाई पड़ रही है, एक ये दिखाई पड़ रही है, इस लेयर में ये इजीली टूट पाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन से देखोगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। एक स्पेसिफिक क्लीवेज होती है, इसको कहते हैं शार्प क्लीवेज। समझ गए सर। लॉन्ग रेंज आर्डर है, जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर तक तरतीब से आर्डर हुए होते हैं, दूर दूर तक तरतीब से मतलब रखे हुए होते हैं, या दूर दूर तक तरतीब से पड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे जो एटम्स है दूर दूर तक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक मैंने सिर्फ एक बनाया है आपके इस क्रिस्टल का, लेकिन इसके अलावा भी क्रिस्टल का लेटेस्ट मैंने बताया, इसके अलावा भी अगर ये आगे भी जाओ ना, पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जितना भी बड़ा आप कोई भी पत्थर उठाओ, कोई भी मान ले जो नमक का कोई भी आप टुकड़ा उठाए, जितना बड़ा भी, तो उस टुकड़े के अंदर अरेंजमेंट है वो एटम्स की दूर दूर तक अरेंजमेंट सही ठीक हुई होती है। अरेंजमेंट ठीक हुई होती है, मतलब ठीक तरह अरेंजमेंट होती है। बाकियों में ऐसा नहीं है, दूर दूर तक अरेंजमेंट नहीं होती, मतलब थोड़ी तरतीब तक, थोड़े तक कतार, एटम्स की जो कतार है, जो अरेंजमेंट है वो ठीक बनी हो तो आगे जाकर टूट जाती है। यानी कि जब दूर तक अरेंजमेंट, यानी कि एटम्स की जो कतार है वो ठीक बनी हुई है, तो हम उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्डर। अगर दूर तक ना हो, थोड़ी देर तक हो, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज आर्डर। तो इनकी लॉन्ग रेंज आर्डर होगी क्योंकि ये दूर तक ठीक से अरेंज हुए होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि आपको पता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाके उसने मेल्ट होना होता है। तो ये जितने भी आपके पास अमॉर्फस सॉलिड है, एक खास टेम्परेचर के बाद वो पूरा का पूरा अमॉर्फस सॉलिड पिघल जाएगा। अब ऐसा नहीं है, प्लास्टिक के साथ नहीं होता। प्लास्टिक को कभी पिघलाया होगा बचपन में, वो एक साइड से पिघल रहा होता है, दूसरी साइड से नहीं पिघल रहा होता है, तो मतलब वो एक साथ जल नहीं रहा होता है, थोड़ा थोड़ा होकर जलता है प्लास्टिक। तो ये ऐसा नहीं एक साथ जलेगा। कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनआइसोट्रोपिक है ये। अब इनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। अभी इतना ही समझो, बाकी चीज़ें हम अगर इसका लॉन्ग लेक्चर रहेगा वहाँ देखेंगे। बाकी दोनों आइसोट्रोपिक होते हैं, हर तरफ एक ही
रैंडम सी चीज़ होती है, रैंडम अरेंजमेंट होती है बाकियों की। ये आखिर में डिफरेंस में बात करेंगे वहाँ पे भी। अब इसकी एग्जांपल्स याद करनी है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो बुक में जो एग्जांपल है ये आपको मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ पूछ सकता है इस टॉपिक से, कि बोलेगा जितने बुक के हिसाब से पूछेगा, ऐसे नहीं बाहर से पूछे, बुक के हिसाब से कोई एग्जाम्पल उठा लेगा, बोलेगा ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी के किस टाइप के सॉलिड्स की एग्जाम्पल है। जैसे मान ले मैं कह दूं, यानी कि NaCl जो है वो किस तरह का सॉलिड है, एमॉर्फस है, ये है वो है। या यहाँ पे एग्जांपल आपने और भी देखे होंगे, सल्फर बोलेगा, सल्फर किस तरह की है, जो आपकी बुक के एग्जांपल्स है उसी में से पूछ सकता है। तो बुक के एग्जांपल्स को आपने लाजमी याद करनी है। अब ऐसा नहीं है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सारे के सारे मेटल होंगे, ऐसा मतलब भी नहीं, या सारे के सारे नॉन मेटल होंगे, ऐसा भी मतलब नहीं, या सारे के सारे आपके पास कैसे हो सकते हैं जी, और आयनिक होंगे, ऐसा भी मतलब नहीं। जो सब्सटेंस, जो मटेरियल क्रिस्टलाइन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह है। अगर एटम्स की अरेंजमेंट एक तरतीब से है तो वो क्रिस्टलाइन है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन मेटल है। भाई मेटल मेटल नॉन मेटल तो वो कंडक्टिविटी उस हिसाब से डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट के हिसाब से हमने अलग किए। देखो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बिना पे अलग किया जा सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो दो नज़रिए थे, एक देखा हिंदू एक देखा मुस्लिम है, तो इस कैटेगरी से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आए, अब पाकिस्तान के अंदर लोगों को और तरह से डिवाइड किया हुआ है। जैसे लैंग्वेज के हिसाब से पंजाबी है, पश्तून है, ठीक है, बलोची है, सिंधी है, गिलगिती है, तो इस हिसाब से आप क्या करते हो, यानी कश्मीरी है, इस हिसाब से आप कहते हो कि ये डिवीज़न हो गई लैंग्वेज के हिसाब से। तो अब ऐसा ही डिवीज़न सॉलिड्स के अंदर भी चलती है। जैसे एक कैटेगरी आपके पास आ गई लैंग्वेज के हिसाब से, एक कैटेगरी आती है रीजन के हिसाब से, ऐसा चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी जो डिवीज़न की रहेगी वो कंडक्टिविटी को लेके होगी, इसके लिए हम मेटल और नॉन मेटल रखते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी रहेगी वो अरेंजमेंट को लेके रहेगी। तो अरेंजमेंट कैसी है, रेगुलर है, इरेगुलर है, उस बेस पे हमने डिवाइड किया है। अब रेगुलर इरेगुलर के बेस पे आपके पास मेटल्स भी आ सकते हैं, कोई नॉन मेटल भी आ सकते हैं। इसलिए इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा साल्ट्स भी आती हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। साल्ट्स में ऐसे NaCl है, KCl है, बस आपकी बुक में जो है वही हम देखेंगे। मेटल्स में कॉपर है, जिंक है, आपकी बुक में जो है वही देखेंगे। नॉन मेटल्स में माइका है, मीका है, डायमंड है, सल्फर है, जो भी बोलते हो, ये नाम आगे। आयनिक कंपाउंड में NaCl, कॉपर सल्फेट, क्वार्ट्ज है, QuArtZ, और ये एक रेत की तरह होता है, ये ज्वेलरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एक कीमती पत्थर समझो। तो वो भी क्या होता है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब इन सब नाम याद नहीं होते, तो ये सेंटेंस याद करो। सम किंग्स कुक जर्दा, कुछ किंग्स बादशाह ने क्या किया, जर्दा कुक किया। स्टार्ट डांसिंग एंड मेक सम कावा, डांस करते हुए कावा बनाया। ये क्या बात हुई, देखें। सम मतलब सम साल्ट, साल्ट में याद रखो कौन कौन से आते हैं। सम किंग मतलब के Cl यानी कि पोटाशियम क्लोराइड। अब केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी तो वो बड़ा मुश्किल करते, केमिस्ट्री आती होगी, इतनी केमिस्ट्री। कुक C है तो C फॉर कापर, सम किंग कुक, देखो कापर आ गया। जर्दा आप जानते हो ना, वो मीठे चावल हो गए, यानी कि जिंक आ गए। फिर स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट से आपके पास सल्फर आ गया, डांसिंग मतलब डायमंड आ गया, एंड मेक मतलब मेका आ गया, ठीक है जी। सम, फिर से सम आ गया, तो यहाँ सम के लिए क्या है जी, सम के लिए सैंड, कावा के लिए क्वार्ट्ज हो गया। अब एक क्या रह गया, कॉपर रह गया, इसके लिए आप यहाँ पे सम कुक दोबारा से लगा लो, ठीक है जी। तो ये आपके पास सेंटेंस बनता है, एक रह गया, मसले नहीं, बाकी तो याद हो गए। अच्छा आ जाओ, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें। अब ये दूसरे तरह के सॉलिड्स हैं। अब आपको यहाँ पे लग सकता है यार सर ये बहुत लंबा होगा, हमें याद कैसे होगा, ये सब समझ तो आ रही है लेकिन याद में नहीं रहेगा। लेकिन इसकी टेंशन ना लो, जब समझने तक समझो, इसकी बात जो जहन में रह रही है वो जहन में रखो। लेकिन बाकी के लिए मैं सबको अरेंज करके एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को याद करो बस। आ जाओ, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, जो मेड अप होते हैं स्मॉल क्रिस्टल से। अब ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर तो एटम्स क्या होते हैं, तरतीब से होते हैं, लेकिन बड़ा क्रिस्टल होता है, एक छोटा क्रिस्टल होता है। अब जो छोटा क्रिस्टल होगा तो वो छोटे क्रिस्टल के अंदर थोड़े थोड़े एटम्स अरेंज हुए होंगे। बड़ा क्रिस्टल लो तो बड़े क्रिस्टल के अंदर पूरे के पूरे एटम्स क्या होते हैं, एक बड़ा क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो बड़ा क्रिस्टल क्रिस्टलाइन है।
तो उसके अंदर एटम्स पूरे पूरे अरेंज है, लेकिन छोटे छोटे क्रिस्टल है तो छोटे क्रिस्टल के अंदर थोड़े से एटम होंगे, थोड़े से एटम है तो वो थोड़े से एटम अरेंज होंगे, लेकिन एक क्रिस्टल नहीं है बल्कि बहुत सारे क्रिस्टल से बना है। तो क्रिस्टल 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 वो भी छोटे छोटे क्रिस्टल, तो क्रिस्टल 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 वो भी छोटे छोटे क्रिस्टल, तो क्रिस्टल 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 के अंदर छोटे छोटे थोड़े थोड़े एटम होंगे, वो अरेंज होंगे। लेकिन छोटा क्रिस्टल खत्म होने के बाद दूसरा क्रिस्टल आएगा, तो दूसरे क्रिस्टल के अंदर फिर थोड़े से एटम अरेंज होंगे, फिर तीसरा क्रिस्टल आएगा उसके अंदर फिर थोड़े से एटम अरेंज होंगे, फिर चौथा क्रिस्टल आएगा उसके अंदर थोड़े से एटम अरेंज होंगे। ओवरऑल पूरा मटेरियल के अंदर, पूरे पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर देखोगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल है, उनके अंदर थोड़े थोड़े एटम्स अरेंज है। तो इसका ओवरऑल मतलब है कि थोड़े एटम अरेंज है और बाकी ओवरऑल एटम अरेंज नहीं है। यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाऊंगा, समझ आएगी। आ जाओ। सॉलिड मेड ऑफ स्मॉल क्रिस्टल अरेंज इन रैंडम डायरेक्शंस। क्रिस्टल्स बने होते हैं, वो जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है। अब जैसे डायग्राम यहाँ पे ये आपको मैंने पॉलीक्रिस्टलाइन का एक छोटा सा क्रिस्टल दिखाया, इसमें ये क्रिस्टल की बाउंड्री है, क्रिस्टल की बाउंड्री है। अब देखो ये क्रिस्टल है, एक ये क्रिस्टल है, एक नीचे क्रिस्टल आ रहा है, एक ऊपर क्रिस्टल आ रहा है। अब क्रिस्टल के अंदर तो अरेंज है, देखो इस क्रिस्टल के अंदर एटम ऐसे ऐसे अरेंज है, समझ आ रही है, और इस क्रिस्टल में भी ऐसे ऐसे अरेंज है, इसमें तो ऐसे ऐसे अरेंज है। तो क्रिस्टल के अंदर, छोटे क्रिस्टल के अंदर एटम अरेंज है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे को देखोगे ना अरेंज नहीं है, क्योंकि इस पूरे को आप ओवरऑल जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है ना वो छोटे छोटे क्रिस्टल से होते हैं, तो क्रिस्टल के अंदर के एटम अरेंज नहीं है। तो बाहर से देखोगे तुम क्या खाक अरेंज होंगे, समझ गए। बाहर से तो अरेंज ही नहीं है, ये बाहर से लगने से देखता है, पता लगता है अरेंज नहीं है, अंदर जाके देखोगे तो अरेंज है, समझ गए। आ जाओ। दी स्मॉल क्रिस्टल आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टल। इन स्मॉल क्रिस्टल्स को जो बने हुए, ये रेड पेन से इस तरफ है ना, ये स्मॉल क्रिस्टल है, इनको ग्रेन्स कहा जाता है। इन स्मॉल क्रिस्टल को एक अरेंज अलग नाम दिया गया, ग्रेन या क्रिस्टलाइट्स कहा गया। बच्चों याद रखो, तो क्या कहते हैं स्मॉल क्रिस्टल, ये भी पूछ सकते हैं। ग्रेन्स या स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, शार्प ग्रेन बाउंड्रीज। ये ग्रेन बाउंड्रीज है, ये क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज है, यानी कि ग्रेन या क्रिस्टलाइट बाउंड्रीज है, या क्रिस्टलाइट, क्योंकि क्रिस्टल या ग्रेन नाम दिया था ना, या क्रिस्टलाइट बाउंड्रीज है या ग्रेन बाउंड्रीज है। समझ चुके हैं? यस सर। ग्रेन साइज कितना होता है, 10⁻² नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ या इसको 1000 नैनोमीटर कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन इज बिटवीन आर्डर एंड डिसऑर्डर। देखिए कहीं कहीं आर्डर होगा, कहीं डिसऑर्डर होगा। देखो यहाँ पे अगर आर्डर है तो ओवरऑल देखो तो डिसऑर्डर है, तो इसलिए ये बात लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट पॉलीमर्स है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर ही है, लेकिन पॉलीमर्स और पॉलीक्रिस्टलाइन में फ़र्क है। अच्छा, तो इसको अंदर रखा हुआ है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, अलग नहीं है, तो पॉलीमर्स का अलग से सवाल पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी तोड़ के आपके लिए बनाया हुआ है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री वालों को समझ सही आएगी, वैसे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वालों को जो बायो पढ़ते हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग के लिए भी आएगी, कंप्यूटर वालों के लिए मसला हो सकता है। मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन, ये जो लॉन्ग चेन से बने होते हैं, यानी कि पॉलीमर्स होते हैं, जिसे कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रोजन वगैरह से बने होंगे, इनकी एक चेन बनेगी। जैसे आपने इथेन, मीथेन, इथेन, अल्काइन, अल्कीन ये पढ़े होंगे ना, अल्काइन वगैरह, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 में तो पढ़िए, उससे जो बनते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं बच्चों। अब पॉलीमर्स जो वेरी लार्ज मालिक्यूल होता है, बहुत बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो एक चेन बनाते हैं कार्बन की। जैसे आप CH3, CH2, फिर CH3 ऐसे करके चेन बनती थी ना, तो ये एक लार्ज चेन होती है। मैं तो छोटी सी चेन बनाई, इससे भी बड़ी चेन होती है। दे आर मेड अप ऑफ, ये बनते हैं किससे, ज्वाइनिंग मेनी स्मॉल मालिक्यूल्स, छोटे छोटे मालिक्यूल्स। अब देखो CH3 और CH2 ये एक खुद मालिक्यूल है, तो ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स को मोनोमर्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, यानी कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं जो मोनोमर से बनते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल्स से बनते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल्स बनते हैं, मिलके बनते हैं, ज्वाइन होते हैं। एक छोटा CH3 ज्वाइन हो गया CH2 से, फिर CH2 से, फिर CH2 से, फिर इस तरह ज्वाइन होते होते ये क्या बनाते हैं जी, मोनोमर्स बनाते हैं। अब इस तरह ज्वाइन होने को, मोनोमर्स के ज्वाइन होने को, मोनोमर के बाद मोनोमर, मोनो के बाद मोनोमर, मोनो के बाद मोनोमर, तो ये पॉलीमराइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन बनाते हैं। अब एक नोट के तौर पर याद रखो, ए बिग मालिक्यूल, अब पॉलीमर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन है, अ बिग मालिक्यूल फॉर्म बाय मेनी मोनोमर्स, ऐसा मालिक्यूल जो बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स से, CH3, CH2, 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 CH3 तक, ऐसे मालिक्यूल जो छोटे छोटे मालिक्यूल से, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके बन जाए, मोनोमर्स से मिलके बन जाए, उनको पॉलीमर्स कहते हैं बच्चों, उनको पॉलीमर्स कहते हैं। अब वो उन मोनोमर्स का मिलना, मोनोमर्स मोनोमर से मिला, मोनोमर मोनोमर से मिला, बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं, तो इस तरह मोनोमर्स को मिलने को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर्स का मिलना क्या है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आ जाओ, अब पॉलीमरिक सॉलिड क्या होते हैं, पॉलीमर्स के जो सॉलिड होते हैं,
अब पॉलीमर्स आपने समझ लिया क्या होते हैं, एकदम छाप गया सर जहन में, याद रह गया, समझ गए। मोनोमर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स, यानी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन होती है। फिर हमने बोला कि ये बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है। फिर हमने बोला कि ये स्मॉल मालिक्यूल्स यानी कि मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। फिर हमने बोला जिस तरह इनका मिलना क्या है, पॉलीमराइजेशन है। आज अब पॉलीमरिक सॉलिड क्या होते हैं, आपने बोला सर पॉलीमरिक सॉलिड क्या है, व्हेन पॉलीमर्स अरेंज देमसेल्फ, जब पॉलीमर्स अरेंज हो जाए, पॉलीमर्स अरेंज हो जाए। अब पॉलीमर्स क्या होता है, जो बहुत सारे मोनोमर्स से बनते हैं। जब पॉलीमर्स अरेंज होते हैं अपने आप को और वो एक सॉलिड बनाते हैं, फॉर्म सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड मटेरियल बनाते हैं, इसको हम पॉलीमरिक सॉलिड कहते हैं। जब मोनोमर्स या कहते हैं पॉलीमर्स अरेंज हो जाएं और वो एक सॉलिड मॉलिक्यूल बनाए तो वो पॉलीमरिक सॉलिड होता है। देखो बहुत बड़ा फर्क है पॉलीक्रिस्टलाइन और उसमें। पॉलीक्रिस्टलाइन पॉली मैनी हो गया, क्रिस्टलाइन बहुत सारे क्रिस्टल मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉलीमर्स मिलते हैं, समझ गए। यहाँ बहुत सारे पॉलीमर्स मिलते हैं, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते हैं, इसलिए पॉलीक्रिस्टलाइन बोल। मैनी क्रिस्टलाइन, यहाँ पे मैनी क्रिस्टल्स मेड अप ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल मिलके। यहाँ पे मैनी पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स से बनते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमरिक सॉलिड। याद हो गया, देखो आसान सी चीज़ें समझ आए तो क्लिक होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, रबर है जिसे हम टायर वगैरह बनाते हैं, ये एक नेचुरल पॉलीमर्स है, ये कुदरती होता है, एक दरख्त होता है, राइजन निकलती है इसकी, उससे हम ये रबर निकालते हैं। राइजन समझते हो ये क्या होता है, हाय रेजन होता है, जो दरख्त का पसीना होता है, पसीना तो नहीं कह सकते, जहाँ चोट पहुँचती है तो वहाँ से निकलता है ये। अच्छा, पॉलीथीन जो होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। जैसे पॉलीथीन जो शॉपिंग बैग वगैरह हो गए, जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ वगैरह हो गई, ये सिंथेटिक क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ होगी। अब टाइप्स कितनी है पॉलीमर्स की बच्चों, एक नेचुरल पॉलीमर्स होता है, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स में आपके पास रबर आता है, रेजन आता है, वुड आता है, लकड़ी। अब एग्जाम में आगे लकड़ी कौन सा सॉलिड है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, पॉलीमर सॉलिड है, क्या है, तो पॉलीमर बोलना है बच्चों, पॉलीमर है, ठीक है जी। क्योंकि लकड़ जो है वो कार्बन हाइड्रोजन इनसे बनती है, ऑर्गेनिक है ना, तो इससे बनती है, इसलिए तो तेल बनता है। जब आप वो दब जाते हैं ज़मीन के नीचे, आप नहीं दबते, दरख्त दबते हैं पुराने ज़माने में, और उससे फिर ऑयल निकलता है। इसी तरह ऑयल का बनना होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में या अभी पढ़ रहे होंगे। सिंथेटिक पॉलीमर बच्चों पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन जो आपके पास कुर्सियाँ प्लास्टिक वगैरह जो बनती है वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, चलो जी बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में पॉलीमर सॉलिड्स पढ़ रहे थे। तो अब पॉलीमर सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, ये अलग से पूछी भी जा सकती है, आपके बुक में मेंशन है साइड पे, उसी पॉलीक्रिस्टलाइन के उस साइड पे पेज पे जाओगे तो वहाँ पे मिलेंगी। अब इन प्रॉपर्टीज़ बहुत अहम है, पूछे जा सकते हैं आपसे, अगर ऐसे लोग पूछते हैं तो ऐसे ही पूछेंगे। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। जैसे क्या मतलब है, पॉलीमरिक सॉलिड्स के हैं इनकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है लाइटर देन मेटल। होते तो हैं पॉलीमरिक सॉलिड, लेकिन ये मेटल से लाइटर होते हैं। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है तो सॉलिड है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, वेट कम है, यानी कि मेटल से लाइटर है, समझ गए। गुड स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होते हैं, देखो काफ़ी मजबूत होती है प्लास्टिक की कुर्सी, वो फटा के फेंको आसानी से नहीं टूटती है, ऐसा नहीं सच्ची मुच्ची के फेंको अपने घर में, ऐसा नहीं करना, ठीक है जी। तो ये घर के लिए नहीं है ये वाला आपके पास टोटका। गुड स्ट्रेंथ है टू वेट रेशो के साथ, मतलब स्ट्रांग है, मतलब गुड स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी मजबूत है, बट स्टिल लाइट, लेकिन फिर भी टू वेट रेशो, स्ट्रांग है लेकिन वेट कम है उनका, वेट रेशो के लिहाज से। टफ एंड रेजिस्टेंट, टफ होते हैं, कुछ याद होती जो याद होती है प्रॉपर्टी याद करो। टफ होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। टफ अगेंस्ट वियर मतलब फटने से या टूटने से टफ होते हैं, उसके लिए मुश्किल होते हैं। एंड केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ गिरता है तो ऐसा नहीं वो ख़राब हो जाए। जैसे मेटल्स के ऊपर पानी भी गिराते तो जंग लग जाता है एकदम, जैसे लोहे के ऊपर, तो इनका ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंट होते हैं ये। पुअर कंडक्टर्स बच्चों डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको पता है नहीं करते हैं। लो कास्ट चीपर होते हैं देन मेटल्स, लो कास्ट मतलब ये कि सस्ते होते हैं मेटल से, प्लास्टिक में सस्ता होता है मेटल से, इसलिए। तो प्रॉपर्टी याद हो गई जी, बड़ी आसान है। आप कोई लो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करो, टफ एंड रेजिस्टेंट की बात करो, केमिकल से ख़राब नहीं होते हैं, फिर लो कंडक्टिविटी की बात करो, फिर बात करो लो कास्ट की बात करो, देखो 4-5 प्रॉपर्टी इधर ही हो गई। गुड स्ट्रेंथ की बात करती होगी सर। अच्छा, पॉलीक्रिस्टलाइन वर्सेस
पॉलीमेरिक सॉलिड का पूछ सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि एक ही उसके अंदर दिए हुए हैं दोनों मिक्स करके। फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ़र्क तो है भाई। पॉलीक्रिस्टलाइन में मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, यानी कि ग्रेन से मिलकर बनता है, मैंने बताया था पीछे। मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की एक लंबी कतार से बनती है जी। क्रिस्टल अरेंज रेगुलरली इन स्मॉल एरिया, देखो जो ग्रेन्स होती है वो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर क्रिस्टल्स के अंदर जो एटम है मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंज होते हैं, लेकिन स्मॉल एरिया के अंदर उस क्रिस्टल के अंदर होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल के अंदर एटम अरेंज होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखो तो अरेंज नहीं होंगे। लॉन्ग मॉलिक्यूल लिंक्ड इन चेन, चेन के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन वो चेन में होंगे। समझ गए? आपको पता है क्यों क्यों आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन की चेन बनती है। आयरन और केरामिक्स इनके एग्जांपल है, यानी कि ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन की, जैसे आपके पास जो पीने के चाय के कप होता है वो केरामिक्स जैसे होते हैं। आयरन हो गया, ये आपके पास किस में आते हैं जी, पॉलीक्रिस्टलाइन में। रबर एंड प्लास्टिक, अच्छा केरामिक्स में ये आपके पास ईंटें होगी और तरह की और चीज़ें भी इस तरह आती है, आप देख लो। रबर है, ये आपके पास क्या है, पॉलीमरिक है। प्लास्टिक की एग्जाम्पल आ गई। अब ये ज़्यादातर आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब है एक ही डायरेक्शन में। अब देखो एक तरीका है आइसोट्रोपिक के अंदर ये है कि जब आप उस मटेरियल के अंदर जाने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे तो रैंडम अरेंज है, तो हर तरफ जिस तरफ भी जाओगे तो रैंडम एक तरफ भी तरतीब नहीं है, तो वो आइसोट्रोपिक हो गए। क्योंकि जिधर से भी जिस तरह भी इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे हमेशा इर्रेगुलर ही टूटेगा। आइसोट्रोपिक का मतलब है इर्रेगुलर ही टूटेगा। और या जो सोचिए हमेशा एक जिस तरफ भी आप सोचेंगे उसकी कंडक्टिविटी उसी तरह होगी। अब ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं काफ़ी। अब एन आइसोट्रोपिक का मतलब समझो कि अरेंज रेगुलर होते हैं, लेकिन अलग जगह से देखने से अलग होते हैं। जैसे दीवार देखिए, दीवार, हाँ, दीवार के अंदर जो ईंटें अरेंज होती है, जब ब्लॉक अरेंज होते हैं, ये ऐसे ब्लॉक अरेंज है ना, एक के ऊपर एक लाइन, अगर इधर से देखते हो तो वो ब्लॉक तरतीब से अरेंज होते हैं, तो इस डायरेक्शन में वो सारे एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हैं, तो आपको तरतीब लगेगी यहाँ पे। लेकिन दीवार के नीचे से देखो, क्या दीवार के नीचे से तरतीब नज़र आती है? नहीं आती है। एक ये हुआ, अरे कर दो, हमेशा दीवार में तो इधर से देखोगे तो ऐसे अरेंज होंगे, इधर से देखोगे सीधा अरेंज होंगे, हाँ। लेकिन ऊपर क्या होता है, दो ब्लॉक रखें, तीसरा ब्लॉक इसके ऊपर नहीं रखते हैं सीधा, इस मार्कर के ऊपर मैं ब्लॉक नहीं रखूंगा, इस जगह पे रखते हैं जहां दोनों जुड़े हुए हैं। नहीं समझ आ रही है? उस जगह पे रखते हैं जहां दोनों मिल रहे होते हैं, उधर रखते हैं। फिर ऊपर वाली जहां पे मतलब कि आप दो ईंटें रखो, उसके बीच में जो गैप होती है, गैप के ऊपर दूसरा रखते हैं, फिर ऊपर गैप में दूसरा, जो भी गैप होगी गैप के ऊपर रखते हैं। उस तरह दीवार मजबूत बनती है। आपको मिस्त्री बनना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, ऐसे देखोगे ना, ऑब्जर्व करने की चीज़ है यार। देखो दीवार में तो ऐसे आपको तरतीब नहीं नजर आएगी नीचे से, क्योंकि वो रैंडम है। लेकिन एक तरफ से तरतीब है, बाकी तरफ से तरतीब नहीं होती। तो ये एनआइसोट्रोपिक हो गए। ये क्या हो गए? एनआइसोट्रोपिक। समझाना जरूरी था। आज एमॉर्फस सॉलिड है, सॉलिड इन विच एटम्स आर आयंस आर रैंडमली अरेंज। जहाँ पे एटम आयंस क्या होते हैं? रैंडमली अरेंज होते हैं। बिल्कुल होते हैं, आपको पता है। किसके अंदर? एनआइसोट्रोपिक के अंदर रैंडम अरेंजमेंट होती है। अब एमॉर्फस का मतलब ही यही है। क्या मतलब है? विदाउट शेप, कोई शेप ना हो, स्ट्रक्चर खास कोई ना हो, इनके इसलिए ग्लासी सॉलिड भी किया जाता है। देखो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप किस तरह की होगी किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। उस एमॉर्फस को तोड़ो तो उसके अंदर से किसी भी शेप का कुछ भी बन सकता है, क्योंकि वो रैंडमली टूटता है, सही नहीं टूटता है, जगह से तरतीब से नहीं टूटता। सॉलिड, अब ग्लासी सॉलिड क्यों कहते हैं? इसका दूसरा नाम है एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज ग्लासी सॉलिड। आप एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ग्लासी सॉलिड बिकॉज स्ट्रक्चर इज लिक्विड फ्रोजन लिक्विड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर फ्रोजन लिक्विड की तरह होता है। जैसे आपके पास पानी जम चुका हो तो बर्फ़ बनती है ना, अब वो बर्फ़ बिल्कुल शीशे की तरह होता है। अब वो वाली बर्फ़ नहीं जो पहाड़ों में पड़ती है और ये सफ़ेद होगी, वो नहीं। जो आप पानी को फ्रीज करके जो बर्फ़ बनती है, वो बर्फ़ बिल्कुल शीशे की तरह होती है। तो ये जो ग्लासी सॉलिड्स होते हैं, ये एमॉर्फस भी, ये भी बिल्कुल शीशे की तरह चमचमा रहे होते हैं, टमटमा रहे होते हैं। जैसे आपके पास गिलास हो गया, गिलास शीशा वगैरह हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये फ्रोजन लिक्विड की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको ग्लासी सॉलिड कहते हैं। उम्मीद है समझ आ गई। प्रॉपर्टीज़ इनकी याद रखो बच्चों, बड़ी आसान है। फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। अब अगर गिलास को तोड़ोगे, शीशे को तोड़ोगे, तो किस तरह की टुकड़े होंगे कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। क्यों?
उनकी मर्जी कहीं से भी टूट जाए, डेफिनेट शेप नहीं होती। 80% देखा गया है, 85% देखा गया है कि इसके अंदर एटम्स रैंडमली अरेंज होते हैं। कोई इक्का दुक्का मतलब 100 में से 1-2 है वो तरतीब से होंगे, बाकी सब अपने मज़े में। शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। अब मैंने बताया लॉन्ग रेंज आर्डर मतलब दूर दूर तक एक कतार बनी, सही बनी हुई है, कतार नहीं टूटी हुई, तो क्या है, लॉन्ग रेंज है। अगर वो कतार टूटी है, टूट रही, तो इसका मतलब है वो शॉर्ट रेंज होगी। जैसे नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, पिघला दो, कहीं से भी पिघल जाए, इसकी मर्जी। ब्रेक इरेगुलरली, टूटता भी तरतीब से नहीं है, बड़े गलत तरीके से टूटता है। कैन नॉट बी कन्वर्ट, कैन बी कन्वर्ट। अच्छा, ये जो गिलास है ये क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो सकता है। गिलास अब देखो कैसा है, गिलास कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे एमार्फस इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसको जब आप टेम्परेचर दोगे, मेल्ट कराओगे, तो ये क्रिस्टलाइन में जा सकता है, यहाँ पे वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है। अब इसके ऊपर बुक में क्वेश्चन भी आगे एक्सरसाइज में आएगा, उसमें ये पूछा गया कि जो गिलास है ये वक्त के साथ साथ एमार्फस से वो क्रिस्टलाइन बन सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ उनकी एटम्स की जो कतार नहीं है वो कतार के बनने की तरफ जाती है। अब ऐसा तरीका जिसमें कोई भी क्रिस्टलाइन मेल्ट हो जाए, यानी तकरीबन थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, ठीक है जी, तो वो एक स्लोली, यानी कोई भी क्रिस्टलाइन कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई भी एमॉर्फस कन्वर्ट किया जा सकता है क्रिस्टलाइन में। कब किया जा सकता है, अगर उसको मेल्ट किया जाए और कूल किया जाए स्लोली, उसको मेल्ट करके और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में तब्दील होता है। अब गिलास ट्रांजिशन भी होती है। गिलास ट्रांजिशन में भी यही होता है बच्चों कि जो एटम्स हैं, एटम्स है, यानी कि यही इसको कूल करके क्रिस्टलाइन की तरफ लेके जाते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाए, यानी कि कोई भी ब्रिटल गिलासी सब्सटेंस या ब्रिटल एमॉर्फस सॉलिड को जब टेम्परेचर करते हैं, यानी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी ब्रिटल एमॉर्फस, यानी कि ब्रिटल समझते हो ना, नाजुक बिल्कुल एक, तो एमॉर्फस सॉलिड यानी कि किसी भी एमॉर्फस, ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी एमॉर्फस सॉलिड सॉफ्ट बन जाए, नरम हो जाए, तो उस टेम्परेचर को गिलास ट्रांजिशन कहा जाता है। इसके ऊपर भी सवाल है, वहाँ बात करेंगे। अब कुछ भी याद नहीं करना, अब जितना पढ़ा है इन सबको भूल जाओ। अगर जो नॉलेज जहन में है तो ठीक है, रट्टे मत लगाओ। अब ये टेबल याद करो बस। इस टेबल को करने के आपके बोर्ड के काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हल हो जाएंगी। अगर वो इस तरह SLO भी है आपका, डिफ्रेंशिएट करो किसके बीच में, इन तीनों के बीच में, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट में ये पॉइंट्स रख दो, बड़ा आसान है। एग्जाम्पल मैंने दी नहीं है, तो आप एग्जाम्पल भी रख लोगे तो आपको मतलब 4-5 पॉइंट इधर से मिल जाएंगे, तो फ़र्क बताना बड़ा आसान हो गया। प्रॉपर्टीज़ मैंने रखी और क्रिस्टलाइन। एटॉमिक आर्डर की बात करें तो क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज आर्डर होता है, दूर दूर तक एटम्स कतार में होते हैं। पूरी क्रिस्टलाइन में शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। एमॉर्फस में भी शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। मेल्टिंग पॉइंट देखें तो क्रिस्टलाइन का शार्प होता है और पॉलीक्रिस्टलाइन का शार्प नहीं होता, और एमॉर्फस का भी फिक्स नहीं होता, यानी कि फिक्स नहीं होता, या बोलो नॉन शार्प, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प होता है। एनआइसोट्रोपिक मतलब वो दीवार वाली बात है ना, एक तरफ से जाओ तो अब ये पॉलीक्रिस्टलाइन वगैरह तो इसी तरह है, लेकिन क्रिस्टलाइन जो है वो एनआइसोट्रोपिक है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से अरेंजमेंट तो होती है लेकिन बाकी जगहों से नहीं होती, स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंजमेंट होती है। जैसे दीवार मैंने बताया था, ये आइसोट्रोपिक है, मतलब जिधर से भी टूटेंगे तो इरेगुलर टूटेंगे। आइसोट्रोपिक है, जिधर से भी एटम के अंदर जाके झांक के देखोगे मटेरियल के अंदर अरेंजमेंट बेतुकी दिखेगी, तो वो एसिट्रोपिक होते हैं। जहाँ अरेंजमेंट अलग अलग दिखे और प्रॉपर्टीज़ भी एक हो, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि कंडक्टिविटी वगैरह सेम इसलिए रहती है क्योंकि एनिसोट्रोपिक है। यहाँ पे देखो तो प्रॉपर्टीज़, इनकी डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। किसके अंदर? क्रिस्टलाइंस के अंदर। इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा वही है क्योंकि रैंडमनेस हमेशा है इनमें, रैंडमनेस हमेशा इनमें हमेशा है, इनमें कहीं रैंडमनेस है कहीं पे नहीं है, तो ये एनिसोट्रोपिक है, ये बदलती है प्रॉपर्टीज़ इनकी। अब यहाँ पे क्या है, ये रैंडमनेस हमेशा है तो ये आइसोट्रोपिक होंगे, हमेशा वही सेम रिजल्ट आएगा, ये भी आइसोट्रोपिक है। चाहिए, याद हो गया। अब क्लीवेज ब्रेकिंग मतलब ये टूटते कैसे हैं? ये रेगुलर टूटते हैं क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स होती है, उधर से तोड़ने की कोशिश करो सही टूटेंगे। ये इरेगुलर टूटेंगे और ये भी इरेगुलर टूटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई ना जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाइट भी नहीं, तो चलें बच्चों अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। एमसीक्यूज है एक्सरसाइज का पहला एमसीक्यूज है जिसमें कह रहा है कि ग्लू इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? ग्लू किस चीज़ का एग्जांपल है? देखो क्रिस्टलाइन तो नहीं हो सकता, ग्लू के अंदर तरतीब नहीं एटम्स की। एमॉर्फस, पॉलीक्रिस्टलाइन या डक्टाइल। देखें ग्लू के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन भी नहीं है, पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर ग्रेन्स होते हैं।
वो भी नहीं है। तो एमॉर्फस सॉलिड यानी कि एमॉर्फस होता है, ग्लू जो है ना क्या है, एमॉर्फस है एक तरह से। अच्छा जी, नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एग्जिबिट एमॉर्फस सॉलिड, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एमॉर्फस सॉलिड एग्जिबिट करते हैं, यानी एमॉर्फस सॉलिड के अंदर पाई जाती है। एनिसोट्रॉपी एमॉर्फस के अंदर नहीं होती, बल्कि किसके, क्रिस्टलाइन के अंदर होती है। ग्लास ट्रांजिशन किसके अंदर होती है, एमॉर्फस के अंदर। ऑर्डर लाइंस, एमॉर्फस में ऑर्डर लाइंस नहीं होती, तरतीब नहीं होती है, ठीक है, यानी कि डिसऑर्डर होता है। ज्योमेट्री भी नहीं होती है एमॉर्फस की, यानी कि ग्लास ट्रांजिशन एमॉर्फस की एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है, यानी कि प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कोई भी यानी कि एमॉर्फस सॉलिड है वो पार्शली कह लें क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हीट देने से वो गिलास जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म, या कह लें हीट देने से वो ब्रिटल जो गिलास है वो पार्शली यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में चला जाता है। ब्रिटल जो है ना सॉफ्ट फॉर्म, सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्लास ट्रांजिशन की होती है। अब जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स प्रेफर टू बी क्रिस्टलाइन स्टेट, ज़्यादातर क्रिस्टलाइन क्यों है। अब आप देखो क्रिस्टलाइन की कितनी सारी एग्जांपल्स थी, मेटल्स में थे, नॉन मेटल्स के अंदर थे, आयनिक थे, तो क्यों होते हैं। 2 सवाल पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स प्रेफर टू क्रिस्टलाइन स्टेट, ज़्यादातर क्रिस्टलाइन स्टेट में क्यों होते हैं। नंबर 1 वजह बता, वजह यह है कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो किसी भी सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि एटम्स को बाइंड करने के, रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड एटम इन ए क्लोज मैनर, क्लोज मैनर में बाइंड करने की रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स के अंदर। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर इन क्रिस्टलाइन स्टेट या क्रिस्टलाइन फॉर्म। एग्जांपल भी दे सकते हो इसके बाद, जैसे कि या साल्ट ज़्यादातर क्या होते हैं आपके पास क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं। इसके बाद नॉन मेटल्स वो जो आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी, सम किंग्स कुक जर्दा ये वाला करके, तो उससे आप याद कर सकते हो एग्जांपल्स। व्हाट इज़ ग्लास ट्रांजिशन स्टेट, amorphous solid की glass transition state, the state at which the temperature, glass transition state में एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में कोई भी amorphous है वो पार्शली क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज़ आपके पास ये जो मिरर है, गिलास हैं, शीशे हैं, ये जब खिड़की के शीशे हैं ये देखो वो टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, यानी कि मिल्की कलर इनका बनता है, यानी कि उस तरह नए नहीं बनते बल्कि थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई धूड़ आ गई है। तो इस तरह की चीज़ उनके अंदर आती है, वो क्यों आती है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हीट, यानी कि सनलाइट जब उनके ऊपर पड़ेगी तो वो ड्यू टू हीट ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पार्शली क्रिस्टलाइन स्टेट में। तो इसके बाद ये लिखोगे कि ग्लास ट्रांजिशन स्टेट के अंदर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी ब्रिटल एमॉर्फस सॉलिड कन्वर्ट होता है इनटू सॉफ्ट पार्शली क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसलिए इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ग्लास ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। आसान है ना। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाई द विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की अपीयरेंस, पुरानी बिल्डिंग की जो ग्लास है वो मिल्की अपीयरेंस क्यों देते हैं, यही आंसर है ऊपर। इसलिए देते हैं वो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट होते हैं, इस एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की वजह से, सनलाइट पड़ने की वजह से ट्रांजिशन ग्लास जो होता है ना, ये ग्लास ट्रांजिशन ऑफ एमॉर्फस सॉलिड हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी ब्रिटल या एमॉर्फस सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है पार्शली क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसलिए वो मिल्की अपीयरेंस देता है पुरानी बिल्डिंग्स का। समझ गए, ये बात आपने लिख देनी है। PYQ अब 2019 के अंदर पूछा था कि फ़र्क बताओ क्रिस्टलाइन एमॉर्फस और पॉलीमरिक सॉलिड्स के बीच में, तो बहुत आसान है, वो यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन है आई थिंक। चलो पॉलीमरिक दिया, पॉलीमरिक सॉलिड्स भी दिया है तो आपने उसको दूसरे वाले लेना है जो मैंने करवाया हुआ। तो यहाँ ये आसान चीज़ें कर लो जी। आ जाओ नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट सेल और क्या है, क्रिस्टल लेटेस को पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है, इसके बाद हम दूसरे की तरफ जाते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, अब ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास एक यूनिट सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्रिस्टल का, यानी कि बनाने में, क्रिस्टल को बनाने में यूनिट सेल का सबसे अहम रोल है। जिस तरह किसी बिल्डिंग को बनाने में ईंट या ब्लॉक जो है वो बेसिक यूनिट होती है उस बिल्डिंग की, क्योंकि उसी तरह सेम चीज़ें रिपीट होती है, एक ईंट के बाद दूसरी ईंट लगती है, दूसरी बार तीसरी ईंट, तीसरी के बाद चौथी ईंट लगती है, ईंटें इस तरह लग लग के पूरी बिल्डिंग बनती है। इसी तरह कोई भी यूनिट सेल, कोई भी क्रिस्टल होगा
या क्रिस्टल का जो लेटेस होगा, क्रिस्टल का लेटेस मतलब क्रिस्टल की पूरी एक सरफेस जो रहेगी, एरिया जो रहेगा, उस क्रिस्टल की सरफेस जो बनती है वो हमेशा यूनिट सेल से बनती है। तो यूनिट सेल रिपीट होता रहता है, यानी कि सेम ही चीज़ रिपीट होती है। एटॉमिक लेवल पे है। अब यहाँ पे यूनिट सेल जो है एटॉमिक लेवल पे है। कोई भी एटॉमिक लेवल पे एक कोई स्मॉलेस्ट सिमिलर चीज़ है जो रिपीट होती है क्रिस्टल्स के अंदर। क्रिस्टल के अंदर सिमिलर कैसे रहेगी? देखो, या बाकी चीज़ों में तो सिमिलर नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे डिसऑर्डरनेस होता है। तो यहाँ किसके अंदर ख़ास तौर पर जो भी हमारे पास क्रिस्टल है उसके अंदर होता है। जैसे शुरू में मैंने बनाया था हानिक क्रिस्टल, याद हो आपको? उसके अंदर देखो तो वो ब्लॉक ब्लॉक बने हुए थे, एटम्स की अरेंजमेंट बन के। जैसे ये एक यूनिट सेल है। अब इस डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, ये इस तरह के डब्बे बहुत सारे इकट्ठे करेंगे ना तो पूरा एक क्रिस्टल लेटेस बनेगा। ये बड़ा करके बनाया है लेकिन ये छोटा है। ये 3 डायमेंशनल होता है। यूनिट सेल कैसा होता है बच्चों? 3 डायमेंशनल, यानी कि इस तरह भी होगा, ऊपर भी होगा और बाहर की तरफ भी होगा। इस तरह 3 डायमेंशनल होता है। तो ये रिपीट होता है। यूनिट सेल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कह ले या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? क्रिस्टल का। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ लेटेस भी लिख सकते हो या क्रिस्टल का भी लिख सकते हो, जो कि कंटिन्यूस मुसलसल रिपीट होता रहता है, दोहराता जाता है और जनरेट बना देता है पूरा लेटेस, पूरा क्रिस्टल बनाता है। अब ये नोट याद रखना, क्या कह रहा है कि बेसिस जो होती है ना वो क्रिस्टल यूनिट सेल को बनाती है। यूनिट सेल को क्या बनाती है? बेसिस बनाती है। देखें, ईंट है, ईंट को कौन बनाता है? उसका जो मसाला होगा या ब्लॉक जो को अब क्या बनाएगा, जो जिससे वो मटेरियल है, जो मट्टी है स्पेसिफिक, वो इसका क्या है? बेसिस है। तो इसी तरह यहाँ पे एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल को कौन बना रहा है? एटम्स बना रहे हैं। ये साइड पे एटम्स पड़े हुए हैं। तो क्रिस्टल बेसिस जो है ना फॉर्म होती है किससे? एटम से मिलकर बनी होती है, या आयन से होती है, या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। बेसिस कोई भी है। अब वही बेसिस यूनिट सेल को बनाती है। देखो, द यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये तो ऊपर भी पता चला, विच इज फॉर्म बाय बेसिस। तो यूनिट सेल इज ऑलवेज फॉर्म बाय बेसिस। यूनिट सेल जो है ना बेसिस से मिलके बनता है, समझ गए हो? अब क्रिस्टल लेटेस क्या होता है? क्रिस्टल लेटेस बेसिकली यूनिट सेल से मिलके बनेगा। बेसिस मिल के यूनिट सेल बनाएंगे और यूनिट सेल मिल के लेटेस बनाएगा, लेटेस मिल के पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। आ जाओ, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑब्टेन बाय रिपीटिंग ऑफ यूनिट सेल। रिपीटिशन ऑफ यूनिट, यानी कि वो स्ट्रक्चर क्रिस्टल का, अब क्रिस्टल लेटेस की बात हो, क्रिस्टल का वो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की कोई एक स्ट्रक्चर होगा ना, उस स्ट्रक्चर को यूनिट सेल की रिपीटिशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेसिकली क्या होगा? क्रिस्टल लेटेस होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑब्टेन बाय रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लेटेस कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्यूब कितने आपकी बुक में वही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सिंपल क्यूब होता है। ये सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब में देखो 6 कोने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कोने की बात कर रहा हूँ मैंने, एटम्स की। एटम्स होंगे, हर कोने में एक एटम होगा, हर कोने में एक एटम है, दिखाई पड़ रहा है। तो टोटल आपने लिखना है कि इसके आपके पास 6 फेजेस होते हैं। आगे देखो 6 फेजेस का मतलब है ये 1 2 3 4, एक ये 2 ये, एक ये 2 ये 3 ये, नीचे 4 और एक पीछे होगा, एक सामने होगा 5 और बाहर होगा 6। इस तरह 6 फेसेस होते हैं। तो आपने ये लिखना है 6 फेसेस होते हैं। और एटम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम होते हैं। 8 एटम 6 फेसेस। अब होता है BCC, बेस सेंटर क्यूब। अब सेंटर में एक एटम होगा, बाकी एटम साइड साइड पे होंगे। 8 साइडों पे है और एक सेंटर में, तो 9 एटम्स हो गए और 6 फेसेस हो गए। इसको BCC कहते हैं। FCC का बताएं तो फिर FCC का कितने एटम साइड पे हैं? 8 एटम साइड पे, फिर 1 2 3 4 5 6 8 वो 6 ये 14 एटम्स हो गए, तो 6 फेजेस हो गए। तो ये आपने सिंपल टाइप्स ऑफ क्यूब जो आपकी बुक में वो याद रखनी है। अब यूनिट सेल की तरफ आते हैं। यूनिट सेल हैज़ 3 साइड्स। कोई भी यूनिट सेल है, नहीं क्या लिखा है, हाँ, कोई भी यूनिट सेल है उसकी 3 साइड्स होती हैं। स्पेस लेटेस की 3 साइड, टोटल 3 साइड नहीं है, स्पेस लेटेस की 3 साइड, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, एक बाहर की तरफ होगी जेड। तो जो कि ABC, ये मान ले A है तो ये B होगा, ये C होगा। तो मतलब क्या है? ABC, ये A है आगे, ये B ऊपर, C नीचे। तो इसके बाद 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? अल्फ़ा बीटा गेमा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके आगे और भी आते हैं, तो स्पेसिफिक क्यूब की टाइप्स हैं उसको पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट
7 शेप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है ना, स्पेसिफिक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें से 7 अलग अलग शेप्स के हैं। वो देखते हैं कौन कौन से शेप्स हैं। तो सबसे पहले शेप है हमारे पास सिंपल क्यूब, जो तो हम पढ़ के आए। अब हमने कहा था यहाँ पे शेप्स जो है, उसके कोई भी क्यूब है उसकी 3 साइडें और 3 एंगल होते हैं। एंगल देखो, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगा बीटा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ गेमा है, और ये साइड जो बाहर की तरफ है वो ए, और ये साइड बी, और ये साइड सी। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इसकी शेप्स पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखना। सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब में हमारे पास ऐसा होता है जिसमें ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, जितना बाहर है उतना इस तरफ भी है, इतना नीचे भी है, लेकिन लग नहीं रहा होगा, होता बराबर है। ए बी सी यानी कि अल्फा बीटा गेमा तीनों के तीनों 90 के एंगल होते हैं। अब ऐसा नहीं, हर एक में ऐसे बराबर नहीं होते, हर एक में अलग अलग होते हैं। दूसरे तरह का ट्राइगोनल, टेट्रागोनल है, इसके अंदर ए और बी सेम होते हैं, यानी कि ए का मतलब है ये वाला और बी का मतलब ये दोनों लेंथ और विड्थ सेम है, यानी कि ये वाली चौड़ाई और ये बाहर की तरफ सेम है, लेकिन ये चीज़ डिफरेंट है, सी डिफरेंट है। और तीनों एंगल 90 के अभी भी, अल्फ़ा यहाँ पे, बीटा यहाँ पे और गेमा यहाँ पे, ये तीनों 90 के हैं अभी भी। आ जाओ नेक्स्ट है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक, अब इसमें क्या है, तीनों साइडें डिफरेंट है, ये है ए और ये बी था और ये सी था, तीनों डिफरेंट है। ठीक है, मेरी डायग्राम थोड़ी गलत हो सकती है लेकिन बुक में देख लो। अच्छा, तीनों एंगल 90 के हैं अभी भी, यानी कि अल्फा ये, बीटा ये, गेमा ये 90 के हैं अभी भी। नेक्स्ट आए रोम्बोहाइड्रल। नेक्स्ट क्या है जी, रोम्बोहाइड्रल। इसमें देखो तो तीनों साइड्स बराबर हैं, जितना बाहर ये है इतना ये है और इतना नीचे भी है, लग नहीं रहा होगा, होता है बराबर। फिर ए और बी, अल्फा और बीटा आपको क्या होंगे, सेम होंगे, और गेमा 90 का नहीं होगा। अल्फा और बीटा 90 के हैं, यानी अल्फा बीटा, गेमा ये 90 का नहीं है। सही है। अब आ जाओ, ये याद रखना है आपने। देखो पहले 3 में क्या था कि पहले 3 में, यानी कि पहला कौन है, सिंपल क्यूब है, फिर इसके बाद टेट्रागोनल है, फिर इसके बाद है आपके पास आर्थोरोम्बिक है। इन पहले 3 में एंगल सबके 90-90 है, और पहले 2 में तो साइड्स भी देखो, पहले एक में साइड सेम है, बाकी तीनों में 90 के एंगल 90 के, उससे आगे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न लगेगा, लेकिन पहले में साइड सारी सेम है, दूसरे में 2 साइड्स एक जैसी हैं, तीसरे इसमें देखो तो सारी साइड डिफरेंट है। समझ गए। आ जाओ, अब आए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, अब इसमें क्या है, तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट है, ए डिफरेंट, बी डिफरेंट और सी डिफरेंट, और अल्फा, अच्छा यहाँ पे जो गेमा है वो 90 का नहीं है, अल्फा और बीटा 90 का है। समझ गए, अल्फा और बीटा क्या है, 90 के, अल्फा ये, बीटा ये, लेकिन ये गेमा होता है, ये 90 का नहीं है, अदर देन 90। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ ट्राई क्लिनिक। इसमें ए बी सी तीनों डिफरेंट है साइड्स, और एंगल तीनों के डिफरेंट है, अल्फा बीटा गेमा, यानी कि ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग है, याद रहेगा। आ जाओ लास्ट है हेक्सागोनल। इसकी 6 साइड्स हैं। नाम किससे पढ़े हैं कि इनके साइड से हेक्सागोनल, यहाँ तो 6 वो कोने लगेंगे, 1 2 3 4 5, तो बाकियों के नाम याद करने का ट्रिक बताता हूँ आपको। ए बी सेम है, जितना ये जितना उतना ये, और सी ये चेंज, ये इनसे अलग है, और अल्फ़ा बीटा 90 के हैं और गेमा 120 के। अल्फ़ा बीटा तो आपको समझ आएगा, ये होंगे अल्फ़ा ये, बीटा 90 के, गेमा ये 120 का होता है जी। अब नाम याद करने के लिए क्या करना है, कैन देट ओल्ड मैन ट्राई हाई स्कोर। कैन से क्यूब, देट से क्या होगा, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ओ से आर्थोरोम्बिक, और एक और ओ है रोम्बिक है, रोम्बोहाइड्रल भी है, फिर एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, और स्कोर ये। इससे नाम याद रखोगे, नाम याद होगे तो फिर साइड्स भी याद करना, थोड़ा मशक कर लो जी। जूजेस देखो, जूजेस आपको आ जाने चाहिए, जूजेस वहाँ पे दिए हैं लेकिन बड़ा आसान है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगते। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो चलें जी, अब बच्चों डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की तरफ जाते हैं। जो सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन है वो चेंज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसकी शेप, साइज यानी कि लेंथ, वॉल्यूम में चेंज आने को डिफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने ये बात नोट्स में लिखी है।
तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है एक्टिविटी में आपके साइट इन्फॉर्मेशन में, व्हाट मेक्स द मूविंग पार्ट ऑफ इंजन फ्रिक्शनलेस, क्या चीज़ है जो इंजन के जो पार्ट्स उसको फ्रिक्शनलेस बनाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन याद करें क्या पता पूछें। टेल्फन करके एक सब्सटेंस होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसको यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। अब स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है इसको देख लें, बाकी इसमें खास नहीं। तो ये आपको आता होगा, 9th क्लास में पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होती है। अब ये किसी यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है वो उसकी स्ट्रेस है। अब इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है ना। तो न्यूटन आ जान दीजिए मीटर का स्क्वायर होगा, लेंथ की यूनिट भी मीटर रखेंगे और दूसरे की भी मीटर रखें तो क्या होगा, मीटर से मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होगी ऊपर लाओ तो -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन बताओ, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, MLT -2 होती है, आपको आती होगी, और L की -2 होगी पावर। तो M, अब L सेम है 1 है और ये -2 हो गया और T -2 हो गया, M L -1 और T -2, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास 3 तरह के होते हैं, यानी कि हमारे पास यंग मॉडुलस है, फिर शीर मॉडुलस है, फिर इसके अलावा तीसरे तरह का है बल्क मॉडुलस। ये तीनों को याद करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। डिफाइन करना तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान, इसलिए एक ही स्लाइड के अंदर हमने सारा कुछ करना है। तो रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या ऐसे इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। अब इसकी डायमेंशन, अब देखो स्ट्रेस की जो डायमेंशन है वो यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। वही डायमेंशन, वही यूनिट किसकी भी होगी, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, तो स्ट्रेस की भी वही है। तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या है, ML -1 T -2, जो इसकी डायमेंशन वो इसकी डायमेंशन। अगर वो पेपर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन या यूनिट पूछता है तो आप वही लगाओ जो स्ट्रेस की है। अब कंफ्यूज मत होना इसमें, यंग मॉडुलस की करते हैं। अब यंग मॉडुलस का देखें तो इसमें, अब देखो जो स्ट्रेस है वो 3 तरह के, इसी तरह स्ट्रेन भी 3 तरह के। हम इनको अलग तरह से बुक में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हमें इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ ही जा कर के हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है टेंसाइल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की एक वो है, यानी कि ये स्ट्रेस जो होती है वो लेंथ में चेंज लेकर के आती है। देखो लिखा भी है, व्हेन द फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस द लेंथ ऑफ अ बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर किसी बॉडी के यूनिट एरिया पे फोर्स लगे और वो उस बॉडी के अंदर लेंथ में चेंज लेकर के आए तो वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन भी होगी, द मोशन, द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ के साथ रेशो कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन होता है। अब यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन नहीं करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस चाहे टेंसाइल हो, चाहे शीर स्ट्रेस हो, चाहे बल्क स्ट्रेस हो, सबका फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है। आ जाओ, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये टेंसाइल स्ट्रेन है तो ये यहाँ से निकालना होता है, ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है। तो टेंसाइल जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ये तीसरे डेनोमिनेटर में तो ये ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जा सकता है, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर से डेल एल ऊपर नीचे है और ये फोर्स ए नीचे था तो नीचे आएगा, तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला याद रखे, आगे काम आएगा। देखो y इक्वल टू क्या था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गया और डेल एल मल्टीप्लाई बाय ए हो गया। ये याद रखना। कैसे बना समझ आई नहीं आई, समझ आई नहीं आई, समझ आ गई होगी, इतनी तो बातें आती। अब शीर स्ट्रेस, शीर मॉडुलस के अंदर दो चीज़ों का रेशो है, ये शीर स्ट्रेस और शीर स्ट्रेन का रेशो है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज़ रेशो बिटवीन शीर स्ट्रेस टू शीर स्ट्रेन, या अलग से डिफाइन करो आप, क्या इसको अगर डिफाइन करना हो तो ये इट इज़ रेशो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, और ये क्या है, रेशो बिटवीन टेंसाइल नहीं बल्कि शीर स्ट्रेस टू शीर स्ट्रेन। इसके लिए शीर लफ्ज़ यूज़ करना है, इसके लिए टेंसाइल करना है, टेंसाइल लेंथ को कहते हैं। आ जाओ, अब जहाँ पे इसको बल्क है, ये शीर मॉडुलस है, तो शीर मॉडुलस के लिए करना क्या है, तो फिर से उसी तरह हमारे पास दो होंगे, ऊपर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम स्ट्रेस रखेंगे, स्ट्रेस के लिए फोर्स डिवाइड बाई एरिया रखा, फिर इनके नीचे ये डिवाइड है तो इस डिवाइड को मैं ऐसे डिवाइड में कर देता हूँ। फिर स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेन निकालना थोड़ा अलग तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगानी होती है। देखो इसके सरफेस एरिया में चेंज लाएं,
जब लेंथ में चेंज आए तो जंग मॉडुलस लगता है, जब सरफेस एरिया में चेंज आए तो शीयर मॉडुलस लगता है, जब वॉल्यूम में चेंज आए तो जब बल्क मॉडुलस लगता है। सही। अब देखो यहाँ सरफेस में चेंज आ रही है क्योंकि हमने ऐसी फोर्स लगाई, मान ले किसी सरफेस में टेंजेंशियल फोर्स, तो ये थोड़ा उस तरफ धंस गया है, ये जगह उस तरफ धंस गई है। अब धंसने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एंगल बन गया पुराने उसमें, अब ये एंगल एक ट्राइंगल बनती हुई दिखाई देगी। अब ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ और वो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर अब पूछें तो डेल एक्स बोलोगे, बेस पूछें तो वाई बोलोगे। तो इसका मतलब टेन थीटा थीटा के बराबर होता है लगभग। कब? क्योंकि एंगल बहुत ही समाल छोटा चेंज आया है तो इसलिए डेल एक्स बाई वाई होगा। तो इस टेन थीटा को या थीटा को ही हम क्या कहते हैं जी, यानी इस थीटा को ही हम क्या कहते हैं जी, शीर मॉडुलस कहते हैं। तो सिंपल डिवाइड बाई थीटा करना होता है। अब जो थीटा हमने किया है उसकी वैल्यू अगर लिख दे तो क्या होगी थीटा की वैल्यू? आप बोलेंगे सर उसकी वैल्यू तो डेल एक्स बाई वाई है, तो हो बेशक। अब ये डिवाइड को चेंज कर दो, ये तरीका आसान है, उस ऊपर वाले को भी इस तरह कर सकते थे। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, वाई बाई डेल एक्स लगेगा, एस इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई ए डेल एक्स होगा। ये फार्मूले याद रखना, आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी जो बड़े भर के। बल्क मॉडुलस, अब ये क्या है? वॉल्यूम में कमी, रेशो बिटवीन। अच्छा, इसमें शीयर स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे? शीयर स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए जिस तरह टेंसाइल स्ट्रेस डिफाइन किया था उसी से थोड़ा उल्टा है, तो यही लिखोगे व्हेन अ फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज दी, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी या शेप ऑफ अ बॉडी। इसको कैसे करोगे? टेंसाइल स्ट्रेस की जगह शीयर स्ट्रेस होगा। द रेशो ऑफ चेंज इन, क्या करोगे? चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे डेल एक्स बाई एक्स करेंगे, चेंज इन एरिया टू ओरिजिनल एरिया। यहाँ पे एक होगा चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज आए ना, डेल एक्स। हाँ, रेशो यहाँ पे एक है डेल एक्स है, एक वाई है, तो इसको हमने शीर स्ट्रेन करना है। रेशो बिटवीन डेल एक्स टू डेल वाई है। डेल एक्स बेसिकली लेंथ है ना, ये भी और ये भी आपके पास लेंथ है, तो इसलिए हम लिखते हैं इट इज़ यानी कि इट इज़ रेशो ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया टू ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ओरिजिनल एरिया से कितना चेंज आया? तो ओरिजिनल एरिया तो आगे था, उसमें चेंज जो आया है वो है। ठीक है, तो अगर शीयर मॉडुलस को डिफाइन करना वो भी हो गया। बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, बल्क मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? आप करने जा रहे हो कि बल्क मॉडुलस होगा बेसिकली शीयर स्ट्रेस था ना, तो यहाँ पे बुल्क स्ट्रेस डिवाइड बाय बुल्क स्ट्रेन, रेशियो ऑफ बुल्क स्ट्रेस टू बुल्क स्ट्रेन। अब यहाँ पे इसको निकालना है तो कैसे करेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला ये बनता है, इसको भी हम ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। अब देखो, इसका हर साइड से फोर्स लग रही थी तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया? 10 के एकदम बिल्कुल छोटा हो गया। तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम इस फार्मूले को निकालने के लिए वही डिवाइड का काम शुरू कर सकते हैं, डिवाइड वाला काम कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई क्या करोगे? ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम करोगे। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि इसका वॉल्यूम घट के छोटा हो गया, कम हो गया, छट्टा हो गया, छट्टा बेलियाँ। बी इक्वल टू माइनस एफ वी बाई ए डेल वी होगा। कुल मिला के ये आपको फार्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है, तो अब चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब एक्सक्यूज तीसरा एक्सरसाइज का, जिसमें कह रहा है कि सिलिकॉन किस तरह होता है नेचर में। भाई सिंपल क्यूब नहीं होता, सिलिकॉन अमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन किस तरह होता है? बेस सीसी में भी नहीं होता ना, एफसीसी में नहीं, नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है, नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। वैसे सिलिकॉन वो क्वार्ट्ज है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है, अमॉर्फस नहीं होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर इज एल, यानी कि जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है उसकी लेंथ एल है। हाँ ठीक है, मानते हैं। एंड डब्ल्यू वेट है, उसका वेट, इस वायर का जो वेट है वो डब्ल्यू है, समझ गए। कहता है कि अटैच टू अ पॉइंट इन द रूफ, छत के साथ अटैच्ड है, ठीक है। एंड अ वेट W1 वेट, यानी कि वेट है कोई, जो W1 है, कितना है नहीं पता, इसके साथ अटैच्ड है। सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, यहाँ पे देखो, अगर करीब से देखोगे तो इस तरह क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, वो एरिया S है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया S है। इन द वायर एट द हाइट ऑफ
3L फ्रॉम इट्स लोअर एंड, यानी कि इधर से ऊपर ले जाओ 3L/4, 3L/4 ऊपर लेके जाओ, 3L तकरीबन 75%, इस लेंथ का 75% जब ऊपर लेके जाएंगे इसको खींच के, तो बता रहा है कि इस वायर के अंदर एट हाइट, तो इसके अंदर स्ट्रेस कितनी आएगी, जब इसको ऊपर उठाएंगे तो इसके अंदर स्ट्रेस कितनी आएगी। तो भाई आसान है, स्ट्रेस होती है फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, ऐसा है कि नहीं। अब सोचो, एक इनिशियल कंडीशन, एक फाइनल कंडीशन, तो हमें शुरू में फोर्स कितनी होगी, शुरू में जब आप इसको इतना ऊपर मान ले 3L/4 नहीं उठाया था, तब इसमें कितनी है, इनिशियल फोर्स कितनी है। आप बोलेंगे सर 2 फोर्स है, मतलब एक क्या है, एक यही वेट जो लटका हुआ है W1 वेट है, एक आपके पास यानी कि 3 कह लें, यानी कि W1 है और प्लस L है प्लस W है, इतनी फोर्स है, इतनी फोर्स लग रही। लेकिन फाइनल फोर्स जब ऊपर लेके गए हो ना, तो तब W1 प्लस, अब जब 3L/4 ऊपर लेके जाएंगे तो तब इसका वेट जो है ना 3W/4 टाइम हो जाएगा, तो मतलब इतनी और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी, तो 3W/4 लगेगी एक तरह से। तो अब ये आपके पास फोर्स आ गई फाइनल, यस सही सुना आपने। अब आपका एरिया यहाँ पे इसने कहा था ऐसे, स्मॉल ऐसे एरिया है, तो आप बताओ स्ट्रेस बतानी है, तो स्ट्रेस फोर्स तो ये है फाइनल फोर्स, तो W1 प्लस 3W/4 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, एरिया एस है तो एस कर दोगे। तो ये ऑप्शन है ऐसा कुछ, यस ये वाला ऑप्शन सही है ना, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलो, ऑन सस्पेंडिंग है जब, सस्पेंडिंग तो नहीं है, सस्पेंडिंग है क्या, हाँ सस्पेंडिंग उसको मतलब लटकाया हुआ है, इसको लटकाया हुआ है, तार को, वायर को लटकाया, क्या करें, ऑन सस्पेंडिंग ए वेट mg आपने लटकाया है, द लेंथ ऑफ Ly, L लेंथ की कोई वायर है, उसमें आपने वेट W लटकाया हुआ है, mg लटकाया हुआ है, वेट mg लटकाया हुआ है L लेंथ की वायर में, ठीक है जी। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इस बात को भी मानते हैं। बिकम्स डबल, अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो क्या इसकी स्ट्रेस जो है वो क्या होगी, स्ट्रेस क्या होगी, डबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल होती है बच्चों फोर्स डिवाइड बाय एरिया। देखो जब किसी की लेंथ को डबल करते हो, आमतौर पर नॉर्मल हालात में अमूमन ऐसा होता है कि लेंथ को डबल करने से एरिया जो है ना वो हाफ हो जाता है। मान लें अब स्ट्रेस कितनी थी, फोर्स कितनी पड़ रही थी, फोर्स उतनी पड़ेगी जितना वेट है इसका, इस वायर के अंदर फोर्स या टेंशन कितनी होगी जितना इसका वेट, तो mg को क्या करेंगे, आधा करेंगे 2, एरिया हाफ हो जाएगा। देखें मान लें अब कैसे हाफ हो जाएगा, मान लें ये आपके पास कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपने फोर्स डबल कर दिया, 2F कर दिया, तो अब इसका जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा और लेंथ डबल हो जाएगी, होता है आम सूरत में से। अब ये 2 डबल लेंथ हो गई उसकी, तो इस हिसाब से एरिया हाफ हुआ है, तो हम स्ट्रेस कितनी होगी जी, स्ट्रेस होगी ये ऊपर जाएगा 2mg/a, ये स्ट्रेस भी डबल हो जाएगी इस सूरत में। तो ये ऑप्शन सी सही है। बड़े ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है। अच्छा, द डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड, अब ये कुछ एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इससे मिलते जुलते, आप अगर पेपर में फंसाना हो तो ऐसे दे सकते हैं आप, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट लगे, खासतौर पर ये वाले अंडरस्टैंडिंग बेस है, ऐसे नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस एमसीक्यूज़ है। आगे चलो, डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड, ब्रास का रॉड है उसका डायमीटर, ये मान ले अभी इसको ब्रास रॉड लेते हैं, इसका डायमीटर दे रहा है कितना, डायमीटर दे रहा है 4 मिलीमीटर। भाई डायमीटर 4 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, फ़ौरन बताओ। रेडियस जो है ना डायमीटर का आधा होता है, तो मतलब क्या है 4 मिलीमीटर का आधा क्या होगा 2, यानी कि 2 2 4, यानी कि 2 मिलीमीटर होगा। अब 2 मिलीमीटर को क्या कर सकते हैं, 2 × 10⁻³ मीटर कर देंगे, ये रेडियस आ गया उसका। शुक्र है जी। यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास वाई भी करेंगे, वाई यंग मॉडुलस को वाई से करते हैं, लेकिन बी फॉर ब्रास हो गया, कितना है 10 × 10⁻10 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल लिख दो यार। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, यानी कि फोर्स पूछिए 0.1% ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ के 0.1% आपने उसकी एक ओरिजिनल लेंथ L थी, तो जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है 0.1% ऑफ L है, यानी कि 0.1% ऑफ L, परसेंट को हटा दो, नीचे 100 लगा लो, तो ये होता है 0.001 L होगा, ये इसकी लेंथ होगी, डेल L होगी। डेल L जो है ना ओरिजिनल लेंथ के 0.01%, इतना मतलब उसकी लेंथ में चेंज आया। अब उसने वैल्यूज के नहीं दिए तो हम इसलिए ऐसा ले रहे हैं,
और कोई मतलब नहीं। अब फोर्स पूछिए तो यंग मॉडुलस पता है क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल, एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल एल होता है। अब यहाँ से अगर मैं पूछूं एफ निकालो तो आप फ़ौरन क्या करोगे, वाई बी कर दो इसको, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास है, ए डेल एल डिवाइड बाय क्या करोगे बच्चों एल, और ये होगा एफ। एफ निकालना है, वाई बी कितना है 10 इंटू 10 की पावर 10 है, 10 इंटू 10 की पावर 10 किया। ए कितना है पाई आर स्क्वायर करके निकालो, ऑप्शन ऐसा है। इसके ऑप्शन मैंने दूसरे लिखे आई थिंक सो, एक मिनट, इसके ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये मैंने दूसरे इसके ऑप्शन लिखे हैं। अच्छा इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, 36 पाई एन, ए है 36 पाई न्यूटन, बी है 40 ना पाई न्यूटन, सी क्योंकि पाई आ रहा था तो मुझे याद आ गया 360 पाई न्यूटन, डी है 400 पाई न्यूटन। अब चलो जी आगे चलो, चुप करके चलो आगे 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 आगे, आगे। ये एरिया कितना लिखूँ, एरिया यहाँ निकाल लेते हैं कहीं पे कोचे में साइड पे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। एरिया पाई 3 पाई की वैल्यू न डालो क्योंकि ऑप्शन में पाई मौजूद है, इसलिए आर कितना लगाओ 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, क्योंकि यही आता ना रेडियस। जिस एरिया इक्वल टू पाई आएगा अपनी जगह 4 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, ये पता है माइनस बाहर 2 से 2 जो है ना 2 के ऊपर भी जाएगा 6 के ऊपर भी, इसलिए आया। ये हो जाएगा क्या कुल मिला के 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो चुका है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एरिया में पुट करो, क्या पुट करें 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, एल की जगह 0.01 एल करेंगे और डिवाइडेड बाई नीचे भी एल है तो इसको 4 किया, ये सब कट कट। अब बच्चों इन सब को मल्टीप्लाई जब करोगे ना 400 पाई एन आएगा, कितना आएगा 400 पाई एन आएगा, पाई न्यूटन बड़ा एन है कैपिटल एन है, तो ये आपका आंसर ये डी वाला सही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको देख लो, अब करते रहेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए समझते रहना है, समझ में कुछ नहीं आता चलेगा मुल्क ये कैसा। हाय हाय पेपर भी आ रहे हैं आपके। इन द इलास्टिक बॉडी विच वन इज द मोर फंडामेंटल, स्ट्रेस और स्ट्रेन में से कौन सी ज़्यादा फंडामेंटल है यानी बेसिक है, तो स्ट्रेस इज बेसिक है, बेसिकली स्ट्रेस इज फंडामेंटल। क्यों फंडामेंटल है आप बोलेंगे सर, इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि स्ट्रेस जो है ना इफेक्ट है, स्ट्रेन जो है ना काज है, स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेन होगी ना, ऑलवेज स्ट्रेस प्रोड्यूस स्ट्रेन इन a result of deformation. When a stress is applied on any body, on any object, in a result of deformation of a body, strain will causes, यानी कि स्ट्रेन बनेगी फिर बाद में, समझिए पहले स्ट्रेस होगी बाद में स्ट्रेन आती है, तो इसलिए स्ट्रेन फंडामेंटल है, समझ चुके हो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलें बच्चों अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे। अब यहाँ पे व्हेन प्रेशर ऑफ 100 atm, यानी कि प्रेशर 100 atm का है, अप्लाइड ऑन अ स्फेरिकल बाल है, प्रेशर अप्लाइड ऑन अ स्फेरिकल बाल रबर का, इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 0.01। ओरिजिनल वॉल्यूम मान ले वी था तो डेल वी ना रिड्यूस हो गया ओरिजिनल के 0.01% ऑफ ओरिजिनल। अब ये इस तरह का पहले भी आया था, इसको क्या करना है आपने 0.01 को 100 से डिवाइड कर देना है चुपके से, 1000 से नहीं, तो आपका डेल वी आएगा 0.0001, हाँ वी आएगा, डेल वी आ चुका है। व्हाट इज द, यानी कि बुल्क मॉडुलस बताना है मटेरियल का डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये क्या डाइन, डाइन बेसिकली प्रेशर की जो न्यूटन फोर्स की बदले में सीजीएस में, जिस तरह फोर्स न्यूटन एसआई में है तो सीजीएस में डाइन होती है। अब आ जाओ, अब बताना आसान है, बुल्क मॉडुलस भी उसी तरह होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं जी हम चेंज इन वॉल्यूम लिख देते हैं। अब एरिया का कोई जिक्र है क्या, एरिया का कोई जिक्र है इसमें, नहीं एरिया का जिक्र किए, एक मिनट, एरिया तो हमारे पास नहीं था या था, देखो इसमें एरिया की ज़रूरत होती है, फोर्स पर यूनिट। अब देखो प्रेशर है तो फोर्स पर स्ट्रेस जितनी भी है वो आपका प्रेशर है, तो यहाँ एरिया इस वजह से नहीं लेंगे। अच्छा बस वो स्ट्रेस को ही आप क्या समझो, प्रेशर को ही समझो, स्ट्रेस समझो, तो यहाँ पे एरिया की ज़रूरत नहीं है। इसलिए
प्रेशर कितना है 100 एटीएम है, तो 100 एटीएम लिख दो। एटीएम की जगह आप 10 की पावर क्या लिख सकते हो 5, बिल्कुल। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम को छोड़ो, ओरिजिनल वॉल्यूम का डेल वी कितना आया 0.0001 वी आया, तो वी कैंसिल हो जाएगा, पास्कल आना है 100 और इंटू 10 की पावर 5 है। इसको भी ये क्या बन सकता है, इधर लाओ, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 हो सकता है, ऊपर ले आओ, तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और अगले को करो तो 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 100 और 10 की पावर 4 और 5 और 5 और 4 9। अब यहाँ ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है। नो, तो क्या करते हैं जी, इसको इधर ले आओ, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मजीद आ गया 9, अब कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 हो गया, लेकिन 12 आना है। अब ये जो आया है बुल्क मॉडुलस ये पास्कल में होता है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो याद रखें बच्चों, एक पास्कल जो है वो 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इस पास्कल की जगह क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सीधा 10 लिख सकते हैं, और ये आगे डाइन में चला जाएगा, डाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये जो आया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बुल्क मॉडुलस इक्वल टू 10 की पावर 11 पहले से था, +1 कर दिया और आगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बुल्क मॉडुलस होगा 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला ठीक होगा। समझ गए आप मेरी बात को, ये सर समझ तो गए हैं, बिठा दो इनको। तो देखो एमसीक्यूज में भी बड़े मतलब दिमाग खपाना होता है, तब जाके हो रहे होते, तब से आ जाओ। नेक्स्ट अब इस तरह का है, कैन टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस से यानी कि लेंथ में चेंज आने वाली स्ट्रेस वॉल्यूम में चेंज लेकर के आ सकती है। आमतौर पर ऐसा होता है नॉर्मल हालात में, ये बात आपने इंग्लिश में लिखा कि वेन एवर द स्ट्रेस इज अप्लाइड एज ए रिजल्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ना, तो क्या होता है एरिया डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस अप्लाई होने से लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ बढ़ जाती है और एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो स्ट्रेन हो ऐसा इसके लिए पॉसिबल हम हमारे लेवल पे नहीं है, लेकिन एक पॉइजन इक्वेशन है, जहरीली इक्वेशन आपको काट सकती है। उस इक्वेशन के मुताबिक हम ये आपने फार्मूला याद रखना है इसका आंसर के लिए, डायरेक्ट चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू 1 - 2v चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये वाला। तो इसको ई यानी कि हम इसको यानी कि ई वी लिख सकते हैं, 1 - 2v ई एल लिख सकते हैं, एक सिंबल है, नहीं तो इसी को याद रखो। अब ये जो वैल्यू है v की, अगर जो v की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो, अगर जो v है, इफ़ v की वैल्यू जाए 0.5 हो जाए, 0.5 होगी तो क्या होगा, 0.5 का मतलब ये है कि डेल्टा v डिवाइड बाई v इक्वल टू 1 - 2 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और डेल्टा l बाई l। तो डेल v बाई वी इक्वल टू 1 - 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.5 से 1 आता है, तो डेल l बाई l। तो इस सूरत में वॉल्यूम में यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, 1 - 1 0 और 0 ये। तो आपने ये केस में लिखना है, पहला केस नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अगर v की वैल्यू जो है ना 0.5 हो जाएगी, ये मटेरियल्स के लिए फिक्स होती है, ऐसा ना सोचो ये कहाँ से दिया है, हर मटेरियल के लिए फिक्स है। किसी मटेरियल के ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए ये होती है। अब किसी मटेरियल्स की ये वैल्यू हो यानी कि v की वैल्यू कांस्टेंट है, इससे ऊपर की वैल्यू हो, ऊपर की वैल्यू यानी कि 5 से ग्रेटर हो, तो तब तो ये नेगेटिव आएगी, यानी कि 0.5 से अगर बड़ी रखोगे यानी 0.6 रखोगे, तब यहाँ क्या होगा, सोचो ज़रा 1 - 2 इधर आप 0.6 लिखोगे, ओवरऑल बच्चों यहाँ नेगेटिव में आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई ये करो माइनस, तो ये यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगा, कोई माइनस में वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी और डेल्टा l बाई l करोगे, नेगेटिव वैल्यू से ये पूरा नेगेटिव आएगा और ये पॉसिबल नहीं। दूसरा केस ये जो कि नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल्स जिनमें वॉल्यूमेट्रिक टेंसाइल स्ट्रेस से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आने की जो वजह होती है ना, उन मटेरियल्स के लिए जो
वैल्यू होती है वो 0 से लेके 0.5 के बिटवीन होती है, और इसके लिए ये पॉजिटिव आती है। और इस केस के अंदर जब किसी भी मटेरियल की वैल्यू बिटवीन 0 to 0.5 रहेगी, एट दैट केस टेंसाइल स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसा जवाब दे देना तो आपका आंसर हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप करके आंसर दो। इंग्लिश भी लिख सकते हो बहुत में, बीच में थ्योरी भी लिखनी है इंग्लिश। हाँ जी, तो बातें ऐसी है, इक्वेशन याद कर, वही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसा मत समझते इसको, हल्के में मत लें, हल्के में मत लें, हल्के में मत लें। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है या नहीं है न्यूमेरिकल। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन की रेशियो, यही होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, यही बात है। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं, हमने पढ़ रखा है पीछे। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये क्या क्या बताता है हमें, क्या मतलब है। एक ये बताता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल शो करता है, इट शोज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विथस्टैंड, मतलब उसके अंदर बर्दाश्त किसी भी मटेरियल की, टू स्ट्रेस या लोड को और स्ट्रेस को विथस्टैंड करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए कितनी एबिलिटी है, ये शो करता है, ये चीज़ बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल। एक बात ये लिख दोगे, ठीक है। इट शोज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू विथस्टैंड टू एक्सटर्नल लोड और स्ट्रेस, पहली बात। दूसरी, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर, ये फिक्स कांस्टेंट होता है ना, हर एक मटेरियल का अपना होता है, अगर ये ग्रेटर हो जाए तो दे रिप्रेजेंट स्मॉल स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस लार्ज स्ट्रेन। कैसे, देखो ये वैल्यू कब ज़्यादा आ सकती है, नीचे की वैल्यू कम हो, देखो ऊपर स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, और नीचे अगर कम वैल्यू हो 0.1 हो, उस तरह थोड़ी स्ट्रेंथ बहुत थोड़ा हो, तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो मतलब ये बताता है कि कैसे लेंथ में, यानी कि कैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में चेंज आता है जब हमारे पास स्ट्रेन में चेंज आए, यानी स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन में कैसे चेंज आता है, ये चीज़ बताता है कौन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। शोस स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस स्ट्रेन, ये चीज़, ये इसकी सिग्निफिकेंसेस है, आप समझ गए होंगे। आगे आ जाओ। ए 5 मीटर लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है, 5 मीटर, दूसरा न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल डायग्राम सा बना हुआ है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना बना के दे दिया तो फिर दे दिया, नहीं तो इंशाल्लाह नहीं देंगे, ठीक है, शार्ट पेपर होगा तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं, वरना वो बहुत डायग्राम बना के होगा। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था। 5 मीटर लॉन्ग एल्युमिनियम वायर है, 5 मीटर की एल्युमिनियम वायर है। अब एल्युमिनियम की वायर है तो बना दो, ये वायर एल्युमिनियम की है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर की है। जो इसका एल्युमिनियम का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना है बच्चों, 7 × 10⁻10 पास्कल है, समझ गए। आगे चलो, डायमीटर कितना है, 3 मिलीमीटर है। एल्युमिनियम वायर का जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो कितना है, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर डायमीटर है। देखो एल्युमिनियम वायर का 3 मिलीमीटर, यानी एल्युमिनियम वायर मान ले इसका डायमीटर D1 है और जो कि 3 मिलीमीटर है, समझ गए। आगे चलो, 40 kg हमने सस्पेंड किया है मास को, एलोंगेशन इन सेम कॉपर वायर, उतनी ही एलोंगेशन यानी कि कॉपर वायर में भी आया, और जिस कॉपर वायर है उस कॉपर वायर का दोनों में सेम एलोंगेशन, दोनों में स्ट्रेंथ सेम आई, स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम आई। अब इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो अलग है, 12 × 10⁻10 पास्कल है बच्चों। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द लेंथ, यानी फाइंड डायमीटर ऑफ वायर, जो दूसरा डायमीटर है, दूसरी वायर का डायमीटर है वो बताना है। तो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है लेकिन बड़ा आसान लगता है। कैसे आसान है देख लो। अब हमें पता है कि यंग मॉडुलस तो हमें पता है, अगर किसी के लिए भी लिखो तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ करते हैं। अब एरिया को अगर और अंदर खंगालो तो एरिया को हम लिख सकते हैं 4πr² लिखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे r की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
d/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस को डायमीटर का हाफ कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू पाई डी का स्क्वायर ऐसा होगा ना, और यहाँ 4 आएगा, 4 को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ एरिया में ये लिखता हूँ अभी के लिए। तो ये क्या बनेगा बच्चों? एफ एल नीचे होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 और डेल एल होगा। इसको खुदाई करके ऊपर ले जाएंगे, थर्ड में है तो ऊपर लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा? 4 शुरू में लिख लेता हूँ, 4FL डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डी एल। अब ये मैंने जनरल लिखा है। अगर मैं यही बात किसके लिए करूँ? एल्युमिनियम के वायर के लिए करूँ, तो यंग मॉडुलस एल्युमिनियम का लिखूंगा, फोर्स वगैरह उसी तरह होगी, फोर्स सेम है, उसमें मसला ही नहीं है। एलोंगेशन एल भी वही रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, एल रहेगा, पाई रहेगा, कांस्टेंट है, D1 होगा। अगर इसके लिए मैं D1 समझूं, क्योंकि इसका डायमीटर जो मैंने यहाँ पे D1 लिया हुआ था, समझ जाओ। तो ये क्या है जी? D1 का स्क्वायर और ये डेल एल होगा। अब ये डेल एल सेम है, क्योंकि उसने बोला ना सेम एलोंगेशन हुई है दोनों में। ये मैंने बता दिया किस वायर के लिए? एल्युमिनियम के लिए, यंग मॉडुलस। अब अगर मैं कॉपर के लिए बता दूं, यही बनेगी इक्वेशन, लेकिन बस फ़र्क क्या आएगा? 4 इधर भी आएगा, डायमीटर का फ़र्क आएगा। पाई D2 का टी करेंगे, चलो D2 कर लेते हैं, डेल एल होगा। ये कहानी सिंपल है। अब आपने यहाँ से आपने निकालना क्या है बच्चों? यहाँ के बाद आपने करना है इन दोनों की रेशो। तो रेशो से निकलेगा डायमीटर, और एक डायमीटर D1 तो दे रखा है, D1 दे रखा है, तो हम D1 दे रखा है तो दूसरे की तरफ सोचेंगे। ओए होए, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा आगे ऊपर आ जाओ। तो अब आपने करना क्या है जी? अब आपने करना ये है कि इन दोनों की रेशो करनी है। YA डिवाइड बाई क्या करोगे? YC करोगे। ऊपर रखोगे 4FL मल्टीप्लाई बाई पाई D1 का स्क्वायर डेल एल। डिवाइड में इस तरह कर रहा हूँ ताकि आसान हो बाद में काटना छाड़ना, वरना कंफ्यूजन हो जाती है। D2 का स्क्वायर डेल एल कर देते हैं बच्चों। अब यहाँ से उल्टाओ फुलटाओ, उल्टाना फुलटाना कैसा होता है? वो ऐसा होता है, YA डिवाइड बाई YC करोगे। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जगह ऊपर ए नीचे हो जाएगी। तो शुरू वाली तो चेंज नहीं होती है, वो तो उसी तरह रहती है। बाद वाली क्या है? पाई D1 DL स्क्वायर, पाई D1 का स्क्वायर डेल एल होगा। अब इसको ऊपर खिसकाओ, पाई D2 का स्क्वायर, पाई D2 DD का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा तो डेल एल होगा, नीचे चला जाएगा तो 4FL होगा। LL कट, FF कट, FF 4 कट, हाय पाई कट, डेल एल कट, YA YC। अब आ जाओ, D2 का स्क्वायर D1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा? देखो हमें D2 चाहिए तो इसको इधर फेंको। देखो हम इन दोनों के ऊपर क्या कर सकते हैं? अब काम कर सकते हैं इन दोनों के ऊपर, हमने इसके ऊपर B और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना है। ऐसा क्यों? D2 बाई D1 किया बिल्कुल। इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है। इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो भाई क्या हो गया बताओ? D2 बाई D1 होगा। और यहाँ तो ये तो रूट के अंदर आ गए बेचारे, YA YC होगा। अब यहाँ से D2 चाहिए तो क्या होगा? रूट Y। अब वैल्यूज का खेल अब आसान है, बस आखिर में पहुँच गए। अब वैल्यूज डाल दिए, यहाँ सब कुछ वैल्यूज डाल दो बच्चों। YA कितना था? 7 इंटू 10 की पावर 10 होगा। YC कितना था? 12 इंटू 10 की पावर 10 होगा। और D1 की वैल्यू तो आपके पास ये है, लेकिन D1 को 3 नहीं लिखना, बल्कि 3 मिली की वैल्यू पुट करो, -3 मीटर, इसको पुट कर दोगे। सबको पुट करने के बाद आंसर क्या आता है जनाब? 2.9 मिलीमीटर। तो ये बेसिकली ये 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ऐसा कुछ आएगा, इतना मीटर। तो उम्मीद करते हैं जी समझ आ गए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब रुको, एक और है, PYQs है, मैंने इधर भी थे मिटाए हैं शायद। डिफाइन यंग मॉडुलस 2015 में पूछा था, डिफाइन यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस, शीर मॉडुलस, ये बताया आपको। 2023 के अंदर था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। स्टील का जो यंग मॉडुलस है ना, वो ज़बानी याद करो, मशहूर फेमस है। तो ये होता है स्टील का यंग मॉडुलस। बास बुक्स में 2 इंटू 10 की पावर क्या लिखते हैं? 9 पास्कल लिखते हैं। बास में 20 इंटू 10 की पावर 10 लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए बच्चों, तो ये मशहूर है, पूछते हैं। तो नेक्स्ट आगे जाते हैं। चलिए जी बच्चों, अब पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारे पास इस वाई एक्सिस के अलांग स्ट्रेस ले ली गई है,
और इधर स्ट्रेन ले ली गई है। जब भी स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उसके बाद स्ट्रेन आ जाती है, ऐसे ना डिफॉर्मेशन के नतीजे में स्ट्रेन आ जाती है। अब देखें इस ग्राफ को समझने से सबसे पहले हम इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। ये डक्टाइल सब्सटेंस के लिए, डक्टाइल के लिए, ठीक है। अब डक्टाइल क्या होते हैं, जो आपके पास इलास्टिक लिमिट के बाद भी ब्रेक ना हो जाए। तो अब देखें O to A, अब ग्राफ में पार्ट्स बनाए हुए हैं, O से लेके A तक, इस O से लेके A तक, और A पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा है प्रोपोर्शनल लिमिट कहा जाता है। अब इस रीजन में क्या कुछ है, मैंने बड़े सिंपल अल्फाज में लिखा है, इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन कि वेन एवर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी बच्चों, उस दौरान हुक लॉ विल बी एप्लीकेबल। हुक लॉ क्या होगा, ओबे हो जाएगा या एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा मतलब है। मतलब इस रीजन में हुक लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि जितनी स्ट्रेस दोगे उतना स्ट्रेन बनेगी, इक्वल बनेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ। आगे जाके वो प्रोपोर्शनल नहीं होती, सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पॉइंट ए इज व्हाट, पॉइंट ए को प्रोपोर्शनल लिमिट कहा जाता है। अब प्रोपोर्शनल लिमिट को अगर कहा जाए, डिफाइन करो, तो वो कैसे होगा, द पॉइंट वेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वो पॉइंट जहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस कम होती है, मतलब आप कम स्ट्रेस भी लगाते हो तो स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी तो उसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे बच्चों, और उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा पी। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल लिमिट को सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे न्यूमेरिकल कहीं काम आएगा। अब ओ ए टू बी, यानी कि ये ग्राफ देख लीजिए, जहाँ से आगे देखना है ए से बी, ए से बी आपने ग्राफ देखना है। अब इस ए से बी क्या कह रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट ए के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन नॉट प्रोपोर्शनल। जस्ट स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, अगर रहती तो लाइन सीधी होती, क्योंकि जाके देखो थोड़ा टेढ़ापन आ गया है। अब देखो जब लाइन ऊपर, देखो क्या होता है, आप ग्राफ पढ़ चुके हो ना, ग्राफ पढ़ के आए हो, अगर ये ग्राफ वाई की तरफ ज़्यादा मुड़ता है तो इसका मतलब है स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर ग्राफ एक्स की तरफ मुड़ता है तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, अगर इस तरफ होता है तो स्ट्रेन ज़्यादा। तो अब देखो यहाँ ऊपर जाके इस तरफ एक्स की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर इतना नहीं जा रहा, आगे इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन ज़्यादा हो रही है। तो ए से बी देखो प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, इस तरफ नीचे मुड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब है स्ट्रेस स्ट्रेन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ही नहीं, लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा हो रही है स्ट्रेस थोड़े स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे ये बात मेंशन है, बियॉन्ड पॉइंट ए स्ट्रेस स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल बट स्टिल, लेकिन फिर भी बॉडी या मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो रिटर्न कर सकता है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो यहाँ पे इस लिमिट को, यानी कि जहाँ पे बॉडी के अंदर अभी भी ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकता है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, इलास्टिक लिमिट। तो अब इलास्टिक रीजन कहा जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक रीजन। अब इसी के आगे इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट बी को बच्चों इलास्टिक लिमिट कहा जाता है या यील्ड पॉइंट, यहाँ मैंने लिखा है यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी का नाम है। अब ये दो तरह से पूछ सकते हैं, इलास्टिक लिमिट भी वही चीज़ है, यील्ड पॉइंट भी यही चीज़ है। बास बुक्स यील्ड पॉइंट लिखते, बास इलास्टिक। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट स्ट्रेस, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, हाईएस्ट स्ट्रेस आफ्टर द मटेरियल विल नॉट कंप्लीटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल। देखो ये भी पॉइंट ऑफ हाईएस्ट स्ट्रेस था, लेकिन इसमें बॉडी या मटेरियल कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, लेकिन ये वो हाईएस्ट स्ट्रेस है जहाँ पे बॉडी विल नॉट कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर नहीं, यहाँ से आप स्ट्रेस देना बंद करोगे तो बॉडी अपनी हालत में नहीं आएगी, लेकिन टेढ़ी होगी ज़रूर, सही है। तो इसको क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहेंगे बच्चों। समझ चुके हैं मेरी बात को, ध्यान से समझना। पॉइंट बी, अब पॉइंट बी को क्या कहते हैं, यानी कि बी से आगे प्लास्टिक, बियॉन्ड पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी से आगे की बात हो रही है, बियॉन्ड पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए के अंदर तो स्ट्रेस मैक्सिमम थी, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उस वक्त, लेकिन इस पॉइंट बी पे स्ट्रेस बी मैक्सिमम है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों। आ जाओ,
पॉइंट बी के बाद प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिक रीजन, ये इलास्टिक रीजन है। पॉइंट बी से पहले प्लास्टिक इलास्टिक रीजन है, क्योंकि अब बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में तो आ सकती है। अब बियॉन्ड पॉइंट बी यहाँ पे लिखा भी है, बॉडी कंप्लीटली नहीं आ सकती इस पॉइंट के बाद। इलास्टिक रीजन आफ्टर इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट द मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म, अपनी शेप चेंज करना पड़ेगा मटेरियल को। यस, अब प्लास्टिसिटी भी डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डज नॉट रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है, आपको आती होगी जी। पॉइंट सी को क्या कहेंगे? लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है जी। लोअर यील्ड पॉइंट है, ये वो हाईएस्ट स्ट्रेस है दैट मटेरियल कैन सर्वाइव, जहां पे मटेरियल सर्वाइव कर सकता है। दिस हाईएस्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। पॉइंट डी की बात हो रही है। सी पॉइंट सी लोअर यील्ड पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच मटेरियल डिफॉर्म इजिली, पॉइंट सी के बाद मटेरियल इजी डिफॉर्म हो सकता है, यस, विदाउट नीड ऑफ मोर स्ट्रेस, बगैर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किए इजीली डिफॉर्म हो सकता है, तो इससे हम क्या कहेंगे? लोअर यील्ड पॉइंट, बगैर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किए ज़्यादा डिफॉर्म हो सकते हैं। देखो पॉइंट डी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो हाईएस्ट स्ट्रेस होगी जहां पे मटेरियल कैन सर्वाइव कर सकता है। द हाईएस्ट स्ट्रेस इज दिस हाईएस्ट स्ट्रेस विल बी ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे सर्वाइव तो करेगा, लेकिन इसके बाद फर्दर हम जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे पॉइंट डी के बाद, तो ये टूटने की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर मालिक्यूल्स टूटने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मटेरियल ने फिर से ब्रेक होना शुरू कर देगा बच्चों। अब फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा? ये ई पॉइंट है, पॉइंट वेयर मटेरियल विल ब्रेक, तो यहाँ पे मटेरियल ने टूटना है, तो वो क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है। तो बड़ा इजी ये फ्रैक्चर पॉइंट, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, ये आपके पास क्या था? बी जो है ना, बियॉन्ड सी, यानी बी पॉइंट को हमने इलास्टिक या यील्ड पॉइंट किया, इसको क्या कहेंगे जी? आपके पास प्रोपोर्शनल लिमिट होगी। तो उम्मीद करता हूँ बड़ा आसान सा है, इसको देख ही आप बता सकते हो। ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाला है, यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्रेस लगती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये आपके पास क्या है? पॉइंट बी इलास्टिक रीजन या इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस होती है यहाँ पे, लेकिन मटेरियल इसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आता, तो हमने लिखा है आफ्टर विच द मटेरियल विल नॉट कम्प्लीटली रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। पॉइंट सी क्या है बच्चों? पॉइंट सी लोअर यील्ड पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे इसके बारे में बात की है, परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, बी पॉइंट पे परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद मजीद, अब परमानेंट डिफॉर्म का मतलब अपनी अब टेढ़ा होगा लेकिन सीधा नहीं होगा। पॉइंट सी को लोअर यील्ड पॉइंट कहेंगे। अब लोअर यील्ड पॉइंट के अंदर क्या होगा? मटेरियल जो है ना डिफॉर्म इजीली हो जाएगा विदाउट नीड ऑफ टू मच स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लगाए बगैर भी, थोड़ी सी स्ट्रेस से भी ज़्यादा डिफॉर्म होगा। एक वक्त आता है थोड़ा सा भी आप खींचते तो टेढ़ापन आसानी से होना शुरू कर देता है। तो पॉइंट डी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? मटेरियल सर्वाइव कर सकता है विदाउट ब्रेक हुए, लेकिन पॉइंट डी से आगे लेके जाएंगे तो ये उसके बाद टूटना शुरू करेगा और फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, और फ्रैक्चर पॉइंट को हम सिग्मा एफ से लिखते हैं, इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को सिग्मा यू से लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आखिरी टॉपिक चल रहे हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? द स्टोर एनर्जी, यानी कि द स्टोर एनर्जी इनसाइड अ बॉडी होगी, ठीक है। व्हेन इट डिफॉर्म इलास्टिकली, जब किसी बॉडी को इलास्टिकली डिफॉर्म किया जाता है। इलास्टिकली डिफॉर्म का मतलब है अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक रीजन में चले जाए, इलास्टिक लिमिट तक। तो उसके अंदर जब जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इलास्टिकली का मतलब क्या है कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर तक करना है, ऐसा नहीं है कि बाहर ले गए तो तब आपके पास होगी। अब मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर, ये वाला लेक्चर देख लो, ये वाला टॉपिक देख लो। अब इससे रिलेटेड एक स्लो भी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, कि क्या स्लो है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ वायर, यानी कि वायर का जो यंग मॉडुलस है उसके मुताबिक आपने क्या बताना है? एक्सपेरिमेंटली बताना है कि क्या बताना है जी? डिटरमाइन करना है। क्या चीज़ डिटरमाइन करनी है? यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ वायर निकालना है, कि एक्सपेरिमेंटली बताना है। वैसे तो आपको फार्मूला पता है, यहाँ एक्सपेरिमेंटली कैसे कैसे हम किसी भी वायर में जो एक्सटेंशन है, डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ वायर, किसी वायर का यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं?
तो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ना। तो इस क्वेश्चन को आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना, तो करना है जी। तो देखो यंग मॉडुलस इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये सारी कहानी सेटअप देख लो यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पे हमने किसी वायर को लटकाया हुआ है, उसके साथ एक लोड जी है, ये लोड फिक्स होता है, ये रेफरेंस वायर है। हम देखते हैं इस वायर से जो दूसरी वायर जो इसकी हमने ये वाली दूसरी जो मेटेलिक वायर है, इसका यंग मॉडुलस बताना है हमने। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि रेफरेंस वायर रखनी है, और रेफरेंस वायर के साथ एक वर्नियर स्केल रखी हुई है। अब वर्नियर स्केल का क्या काम है कि छोटी सी छोटी लेंथ को भी क्या करके देगा, आपको मेजर करके देगा। छोटी सी छोटी कौन सी लेंथ, यानी कि छोटी सी छोटी एक्सटेंशन। जब ये वेरिएबल लोड रखोगे नीचे, तो ये सब बातें आपने किस में करनी है, अंग्रेजी में करनी है। ये वेरिएबल लोड रखोगे तो उसके बाद इसमें एक्सटेंशन बढ़ेगी। अब उस एक्सटेंशन कितनी बड़ी है ये बताएगी वर्नियर स्केल। अब इतनी तो अंग्रेज़ी आती है ना, हमारी अंग्रेज़ी इतनी भी तो ख़राब नहीं है ना, इतनी तो बना लोगे, कर लोगे, तो करना चाहिए। इतने तो आप अपना दिमाग ग्रो अप कर चुके होंगे इस लेवल में, अब 11th क्लास में आ चुके हो, अब तो आपका लेवल अप हो चुका है। तो इसलिए ऐसी छोटी मोटी इंग्लिश होगी, इसको तो करना है। हमारा काम है पढ़ना यार। देखो पढ़ाई के बगैर तो नहीं है, पढ़ेंगे तो तभी तो होगा। देखो वरना ताने मारेंगे कि एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन होगी तो हमारे जो सोसाइटी है इसके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे टैलेंट सामने आएंगे, ऐसे बच्चे। देखो एजुकेशन बेसिकली बच्चों एक रियलिटी है। ये रियलिटी मतलब यूँ है कि एक नॉर्मल बच्चा जिसको बोलना नहीं आता उसको बोलना सिखाता है। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैं खुद ऐसा बंदा था कि जिसको बोलना बहुत, दूसरों को आगे बोलना बहुत, मुझे शर्म या कह लें कि झिझक महसूस होती थी। मैं एक शर्माने वाला एक लड़का था, तो बहुत शर्माता था। अब ये पढ़ाई की वजह से ही आप लोगों के सामने बोल पाता हूँ। तो पढ़ाई करनी है, तो अगर पढ़ाई करोगे तो तब आपके दिमाग में कोई आइडिया चमकेगा, तो तब आप मुल्क के लिए खिदमत कर सकोगे। मुल्क की खिदमत करके, मुल्क की खिदमत ऐसा नहीं कि नौकरी करके खिदमत करनी है यार, आप बिज़नेस बनाओ, आप मुल्क के लिए पैसे कमाने वाले ज़रिए बनो, आप मुल्क की इकानमी ठीक करने वाले बंदे बनो। अब अगर आप कोई स्टार्टअप, कोई बिज़नेस आप जब करोगे, उस बिज़नेस से भी मुल्क के लिए, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट आएगी, मुल्क के पैसों में इजाफा होगा, मुल्क के अंदर पैसे बढ़ेंगे। मुल्क के अंदर पैसे बढ़ेंगे तो ऐसे क्यों लगे कि बाहर से कोई कंट्री आए जहाँ पे आके फैक्ट्री खोल ले। तुम खोलो ना, हमारे पास इतने पैसे हैं। अब देखो आजकल इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, और इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, इंडिया वाले देख रहे हैं कि आपके पास बम तो है लेकिन पैसे नहीं है, यही बोल रहे हैं ना। तो पैसे आप लोग कमाओ जी, पैसे आप लोग कमाने वाले बनो। ऐसी आप, मतलब ये है कि ऐसे बिजनेसेस खड़े करो पाकिस्तान के अंदर, तो क्या रहेगा, तो आप आसानी से अपने लिए, मतलब अपने मुल्क के लिए पैसे कमाने के ज़रिए बन सकते हो बच्चों। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करोगे तो ऐसी सब चीज़ें कर पाओगे। तो चलिए पढ़ाई की तरफ जाते हैं। सर एकदम आप लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं। आ जाओ, यहाँ पे मैंने कहा वर्नियर से स्केल होता है, तो अब ये वेरिएबल लोड है। तो इस वेरिएबल लोड का मतलब ये है कि आप लोड बढ़ाते जाओ, एक्सटेंशन बढ़ेगी। और मेटेलिक वायर के अंदर अब ये कितनी एक्सटेंशन बढ़ी, वो एक्सटेंशन अगर हमें पता चले तो हम यंग मॉडुलस का फार्मूला ये लगा के हम मेजर कर सकते हैं। बाय इंसर्टिंग द वैल्यूज वी कैन फाइंड द मॉडुलस ऑफ वायर। वायर का जो मॉडुलस है वो फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। फोर्स कैसे पता चलेगी, जितना आपने वेट रखा है वही फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। एरिया तो आपको पता होगा, और डेल एल एक्सटेंशन आप वर्नियर स्केल से बताओगे। ओरिजिनल लेंथ कितनी है ये भी आपको पता चलेगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सपेरिमेंटली ऐसे बता सकते हो। वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अब इसके रिलेटेड भी एक एसएलओ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। जस्टिफाई वाई एंड अप्लाई, कैसे क्यों अप्लाई कर सकते हैं फैक्ट। कौन सा फैक्ट, एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क को कर रहा है। ये जस्टिफाई करो कि एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ जस्टिफाई करनी है, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। अब ये ग्राफ हम यहाँ तक मेजर कर रहे हैं बच्चों, इससे आगे नहीं जा रहे, क्योंकि हमने जो कहा था वहाँ पे कहा था बॉडी डिफॉर्म इलास्टिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक रीजन में घुस गए हो, ठीक है जी। तो इलास्टिक रीजन में ही अंदर वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो वो रीगेन होकर अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा। अब वर्क को एरिया अंडर एफएक्स, इसमें जो एरिया अंडर है इस एरिया को आपने कैलकुलेट कर लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOF, ट्राइंगल AOF बनेगा। अब यहाँ पे क्या है जी,
वर्क है। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय बेस जी परपेंडिकुलर जी। अब देखो परपेंडिकुलर ऊपर कितना है, ऊपर इतना होगा बच्चों जितना x है, क्योंकि ये x तक ऊपर गया हुआ है तो ये x है, और ये आगे कितना गया हुआ है, आप बोलेंगे सर f गया हुआ है, तो f और x, f बेस होगी, x क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, f बेस लिखा x परपेंडिकुलर किया, 1/fx ये आपके पास वर्क है अंडर एफ एक्सटेंशन, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से। एक ऐसे निकाल सकते हो, एक और तरीका भी है, एवरेज फोर्स ऑन वायर। देखो शुरू में वायर में फोर्स 0 थी और बाद में जो फोर्स होगी वो एफ होगी। अब मैं एवरेज फोर्स पूछूं तो आप क्या करोगे, 0 ओरिजिनल फोर्स यानी शुरू वाली फोर्स, बाद वाली फोर्स डिवाइड बाई 2 करोगे। देखो अगर दो है ना सिचुएशंस, एक शुरू वाली 0 वाली कहानी, एक बाद वाली एफ फोर्स जब लगी, इन दोनों को आपने जमा करके 2 से डिवाइड, देखिए एवरेज में जितने हैं उसको आपने 2 से डिवाइड कर, अगर 3 होते तो 3 को प्लस करते, फिर नीचे 3 से डिवाइड करते, यहाँ 2 से किया तो एवरेज फोर्स क्या बनी बच्चों, f/2 बनी। अब यहाँ देखो f/2 लाए हैं तो अब वर्क क्या होगा, फोर्स एवरेज मल्टीप्लाई बाय x मतलब एक्सटेंशन है, फोर्स एवरेज क्या रख सकते हैं f/2 और x रख दिया, तो ये कुल मिला के W इक्वल होगा Fx/2 होगा बच्चों। इससे आपके पास वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आए। अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट कदम बढ़ते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल खुद ही सोचो, नाम से ज़ाहिर है, द एनर्जी स्टोर इन अ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट। किसी भी मटेरियल में जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी यानी एक्सटेंशन बनेगी तो तब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी। अब मान लें आपको अकॉर्डिंग टू हुक लॉ फोर्स किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर F=kx होती है, बचपन से पढ़े आ रहे। अब अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमने कहा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सब के सब वर्क के इक्वल लेते हैं, ठीक है, जो वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल हो गया। अब वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। फोर्स यहाँ पे हम एवरेज फोर्स लेंगे, हुगला वाले नहीं, तो एवरेज फोर्स हम 0 + f/2 करते हैं, पीछे किया था और x लिखा तो f/2 x कर दिया, तो ये कुल मिला के आपके पास आ गई f/2 x, ये इक्वेशन 2 होगी फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बड़ा आसान है, क्योंकि इस फोर्स की जगह आप क्या पुट करोगे बच्चों, इस फोर्स की जगह के एक्स पुट करोगे, तो के एक्स फोर्स की जगह आ गया और एक्स अपना पहले से, तो ये होगा, इस 2 को खिसका के पीछे किया तो 1/2 बनेगा और के एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया एक। नेक्स्ट, यंग मॉडुलस क्या होता है, FL डिवाइड बाई ए डेल एल होता है, ये आपको पता है। अब यंग मॉडुलस से फोर्स को अलग करो तो ये बाकी चीज़ें जाके ए डेल एल उधर आएगा, एल नीचे आएगा। अब अगर यहाँ से मैं इस फोर्स की वैल्यू को x पुट करूँ, यानी कि एफ फोर्स की वैल्यू को बह रहा हूँ, अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Fx होती है, कहाँ से पता चला, यहाँ से F/2 x है या 1/2 Fx लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये एफ फोर्स है, अब ये f की जगह आप ये सारा डाल दोगे, YA डेल्टा L डिवाइड बाई एल, YA डेल्टा L बाई एल कर दिया। अब डेल्टा L को मैंने x कहा क्योंकि x एक्सटेंशन या x से भी करते हैं या डेल एल से, क्योंकि बाहर x है तो इसलिए x कर दिया, बाहर x भी एक्सटेंशन को बता रहा है, तो यहाँ डेल एल नहीं रखेंगे बल्कि x रखते हैं, तो इसलिए डेल एल की जगह x रखा तो x हो जाएगा, 1/2 YA x का स्क्वायर होगा और l होगा। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज का एमसीक्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टोर स्ट्रेन एनर्जी। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अपने अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आप फौरन बोलोगे उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी नहीं बोलते हैं, डक्टिलिटी नहीं बोलते हैं, हार्डनिंग भी नहीं बोलते, हाँ रेजिलेंस बोलते हैं, रेजिलेंस, ये एक अलग नाम आ गया। एक किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मटेरियल अपने अंदर क्या स्टोर करता है, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। आ जाओ नेक्स्ट देखें, स्टिफनेस भी नहीं होती। ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है जी, वेरिएबल नहीं होता, डिक्रीज नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आ जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन है, इज स्ट्रेन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, क्या स्ट्रेन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर इट में भी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है, तो पॉजिटिव होगी बच्चों, कहाँ से पता चला, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला ये याद रखोगे, ये आपको अगर आता है तो ठीक है, ये लिख के जवाब दोगे, अगर ये लिख के जवाब दिया ना तो एकदम आंसर बड़ा ज़बरदस्त होगा आपका, नहीं तो अगर ये याद नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो पॉजिटिव होगा। अब डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि एनर्जी हमेशा स्केलर है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये फार्मूला लगाओगे,
वैल्यू ऑफ ए जी हमेशा पॉजिटिव होती है, एरिया हमेशा पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव, एक्स हमेशा पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव भी हो गया तो स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव होती है। ये जवाब दोगे तो जस्टिफाई करो, ये आंसर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, द स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट विच क्वांटिटी। आप बोलोगे सर किसको कर रहे हैं। अब देखें, एक तरफ हम फोर्स, एक तरफ एक्सटेंशन, आपकी मर्जी ऊपर फोर्स लो, इधर एक्सटेंशन लो। अब क्या है इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। अब स्लोप, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप क्या होता है बच्चों, ये अगर ये एंगल है तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगी, बेस में एक्स लिया हुआ है, आप एफ भी ले सकते हो। यहाँ परपेंडिकुलर इसके सामने ये साइड देखते हैं, अगर यहाँ एफ है तो इसको इधर ला के हम शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं, ये एफ हो गया और ये एक्स हो गया। अब स्लोप किसके बराबर है बच्चों, स्लोप है एफ बाई एक्स, यानी कि फोर्स डिवाइड बाई क्या है, एक्स है, एक्सटेंशन है। अब फोर्स डिवाइड बाई एक्सटेंशन, इस स्लोप को हम के कह सकते हैं, क्योंकि हुगला एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के एक्स। यहाँ से के को अलग करो तो एफ बाई एक्स किसके बराबर आता है, के, जो कि आपके पास कांस्टेंट है। तो ये इसलिए इसको मैं के लिख सकता हूँ, के इक्वल टू एफ बाई एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से ये इसने पूछा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा चीज़, यानी कि स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट होता है, ये बोलना है। एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि के को, जिसे हम इलास्टिक मॉडुलस कह सकते हैं, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जवाब देना है आपने, के को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जो के है ना, ये आपके पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये स्टिफनेस को बताता है। किसको बताता है जी, स्टिफनेस को। इलास्टिक मॉडुलस लिख सकते हो, लेकिन स्टिफनेस बोलो, यहाँ स्टिफनेस ज़्यादा होगी। स्टिफनेस का मतलब है किसी भी मटेरियल की कितनी बर्दाश्त है एक्सटर्नल फोर्स को लेके, ये मत लिखो, बस ये लिखो। स्टिफनेस का मतलब ये समझो अपने लिए कि जो स्टिफनेस है बच्चों, ये आपके पास एक्स पे डिपेंड करती है। ये एक्स के स्टिफनेस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब स्टिफनेस मतलब कितनी रकावट है एक्सटर्नल फोर्स को लेके, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सटेंशन में जो रकावट होगी। देखो, जिसका के ज़्यादा होगा, स्टिफनेस ज़्यादा होगी, तो उसमें एक्स कम होगा, यानी कि एक्सटेंशन बहुत कम आएगी, लेंथ में चेंज बहुत कम आएगा। ठीक है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है एक्सटेंशन को, तो ये आपने लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जनाब। तो चलिए जी बच्चों, लास्ट स्लाइड है, मुबारक हो आपको, चैप्टर एंड होने वाला है। तो ऑन विच टाइप्स ऑफ लोड स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड्स। स्ट्रेन एनर्जी किस तरह के लोड्स पे डिपेंड करती है। देखो, स्ट्रेन एनर्जी यूँ ना समझो सिर्फ खींचने से आती है, बल्कि स्ट्रेन एनर्जी जो है ना, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम एक्सटेंशन फोर्स लगाते हैं तो लोड अप्लाई करते हैं। जब किसी भी बॉडी के ऊपर जब हमने लोड को इंक्रीज़ करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन लोड दी एक्सटेंशन इन वायर प्रोड्यूस स्ट्रेन एनर्जी, ये बात लिखनी है आपने। नेक्स्ट बात क्या लिखोगे, यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी जो होती है ना, ड्यू टू यानी कि आपके पास बेंडिंग भी हो सकती है। जब किसी चीज़ को बेंड करोगे ना, तब भी स्ट्रेन एनर्जी आ सकती है। फिर इसके बाद स्ट्रेन एनर्जी बच्चों ड्यू टू सडन लोडिंग से भी आ सकता है, मतलब एकदम आपने लोड ज़्यादा कर दिया, सडन लोडिंग, या ग्रेजुअल लोडिंग से भी आ सकता है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, ये बातें लिखनी है। ग्रेजुअल लोडिंग से भी आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आती है। तो ये फैक्टर्स है, किस किस वजह से आती है वो आपने लिख दिया। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इम्पैक्ट चेंज, अचानक से चेंज आ गया, सडन लोडिंग हो गया, बस उसके बाद। ट्विस्टिंग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग से भी आता है। अब देखो, बेंडिंग तो आपको समझ आई, ट्विस्टिंग क्या होगी, दोनों एंड से आपने उसको ऐसे कर दिया, उसकी वजह से भी उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो खैर, ये आपका आंसर है। ए कंटीलीवर बीम हैज़ लोड एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे उस पर लोड किया, इस फ्री एंड पे इधर भी लोड कोई लगा लिया, इधर भी लोड, वजन कोई रख दिया। द स्ट्रेन एनर्जी इन बीम इज, किस वजह से होगी। अब इधर और इधर रखोगे तो ये तो बेंड होगी ना, तो इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो ड्यू टू बेंडिंग की वजह से होगी बच्चों। हाँ, स्ट्रेचिंग से हो सकती है, शीयरिंग से हो सकती है। देखो, उसका जवाब भी है ये, स्ट्रेन एनर्जी किन की वजह से हो सकती है ना, विच टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी हो सकती है, शीयरिंग से, स्ट्रेचिंग से, एलोंगेशन से भी हो सकती है, तो बेंडिंग होगी है। अच्छा जी, एलोंगेशन तो आपको पता है जो खींचने वाली है, जो तो पहले से वही वाली है। ड्रा एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, 2022 में पूछा था। फॉर डक्टाइल मटेरियल पीछे हमने किया, कर्व को शुरू में एक्सप्लेन किया था।
अब 2019 और 2011 दोनों में पूछा था ये सवाल। द सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उनको क्या कहते हैं जी? ब्रिटल नहीं, केरेमिक भी नहीं, डक्टाइल कहा जाता है। अंडरगो द सब्सटेंस विच डू नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो वो ब्रिटल होते हैं। अगर ऐसे भी दे सकता है, थोड़ा चेंज करके, हेर फेर करके। अब 2018 में पूछा था व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। डिफॉर्म मटेरियल के अंदर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? तो वो आपने वो डेरिवेशन की ना, वो वाली कर देनी है इसके लिए, तो बड़ी आसान है। अब आ जाओ, ए वायर इज स्ट्रेच एंड इट्स फाइनल लेंथ, एक वायर है उसकी जो स्ट्रेच किया गया उसकी फाइनल लेंथ डबल हो चुकी है। देखो इनिशियल लेंथ एल आई थी, या इसे एल ओ कह दो, ओरिजिनल लेंथ थी। फाइनल लेंथ जो है ना एल कितनी होगी? डबल होगी, 2 टाइम ऑफ एल ओ होगी, फाइनल लेंथ जे होगी। तो क्या कहता है कि देन ओरिजिनल लेंथ इट्स स्ट्रेन एनर्जी, या स्ट्रेन इट्स स्ट्रेन इज, स्ट्रेन एनर्जी नहीं, स्ट्रेन, इसकी स्ट्रेन क्या होगी? देखो बच्चों स्ट्रेन को हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब देखो ये इनिशियल और फाइनल तो आपके पास है, तो इससे चेंज इन लेंथ क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा होगा। फाइनल कितना है? 2 एल ओ, फिर एल ओ क्या होगा? 2 एल एस एल होगा तो खाली एल ओ आएगा। तो अब इधर क्या करोगे? एल ओ डिवाइड बाई एल ओ, एल ओ एल ओ कट गया, 1 आ गया। तो ये 1 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक ऑप्शन। देखो बड़ा सवाल काफ़ी टेक्निकल था, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यही तरीका अपनाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, यही तरीका अपनाना है। अब लास्ट है जी एमसीक्यूज मुबारक हो, बस यहाँ तक देख लिया तो आपका पेपर्स अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, नहीं वैसे भी अच्छे हो जाए। ए वायर इज स्ट्रेच एंड इट्स फाइनल लेंथ इज 4 टाइम ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ। देखो शुरू में जो इनिशियल लेंथ थी वो मान ले एल ओ थी, फाइनल लेंथ है वो 4 टाइम हो गई है ओरिजिनल से, यानी 4 टाइम एल ओ। अब यहाँ से चेंज इन लेंथ क्या है यही बताओ, तो पूछोगे फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे। अब देखो फाइनल बच्चों क्या करोगे? फाइनल के लिए 4 एल ओ माइनस एल ओ, तो ये 1 एल ओ है ना, तो क्या होगा? एल ओ 4 एल ओ माइनस एल ओ 3 एल ओ, ये आपके पास चेंज इन लेंथ आ गई। अब इसने स्ट्रेन पूछा है, तो स्ट्रेन के लिए क्या करते हैं? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं बच्चों। चेंज इन लेंथ कितनी है? 3 एल ओ डिवाइड बाई एल ओ, एल ओ एल ओ कट गया तो 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से दे सकते हैं, एक जैसे एमसीक्यूज थे। अब ये कहाँ पूछा? 2023 के अंदर पूछा था। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आए। अब नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में आपको थोड़ा तंग हो गए होंगे क्योंकि लाइट का मसला था, लाइट भी नहीं थी, थोड़ा कैमरे का मसला था। तो बस दुआ कीजिए बच्चों, कैमरा भी अच्छा सा आ जाए और आप लोगों को सपोर्ट अगर रहा तो अच्छे से अच्छे कैमरे, अच्छे से अच्छी चीज़ें आएंगी। तो इंशाल्लाह आपको एक से बड़े लेक्चर आपको अपलोड करके देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।